एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सब कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी की 2 पार्ट में की थी। एक पार्ट में हमने इसके नोट डिस्कस किए थे और एक पार्ट में इसके हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे, ताकि आपको हर कंसेप्ट समझ आ जाए। आज हम करने वाले हैं उसका ओवरव्यू। देखिए, केमिस्ट्री का ओवरव्यू हमने कर लिया है, अब आता है बायोलॉजी। देखिए स्टूडेंट, जो मैंने ओवरव्यू बनाया है आपका केमिस्ट्री का, अगर आप उसको कर लेते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आपको पासिंग मार्क्स, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि 30 में से 30 आएंगे, बट इतना तो बोल सकती हूँ कि आपके पासिंग मार्क्स से अबव ही आएंगे। अच्छा स्कोर आएगा अगर वो सीरीज आप कंप्लीट देख लेते हो। देखने की बात नहीं है, समझना आना चाहिए। समझ आ जाएगी और फिर अंडरस्टैंड कर लोगे तो मैं गारंटी के साथ ये बोल सकती हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, हर एक लाइन में क्वेश्चन है, हर एक लाइन में 2-3 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ बायोलॉजी की, उसके बाद होगी फिजिक्स की। फिर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं सोच रही थी कि 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री के हैं क्वेश्चंस, वो करवाया जाए। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, आपके लिए मिल जाएगी। 500 पूरे कर दिए जाएंगे और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड, नॉन मेडिकल हो चाहे मेडिकल हो, दोनों के लिए ही बेनिफिट होने वाली है। दोनों में जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है सारे उसमें होंगे, एंड साथ साथ आपके जो भी इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं क्वेश्चन, वो वहाँ पे होंगे। तो चलिए आज हम बायोलॉजी की स्टार्ट करते हैं, और वो कमेंट करके ज़रूर बता देना ताकि हम बना सकें आपके लिए सीरीज। तो चलिए बायोलॉजी 6 to 10 कंप्लीट डिस्कस करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी होगी बट बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये देख लोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको। तो चलिए ओवरव्यू करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है। लाइफ का बेसिक यूनिट होता है सेल। ठीक है, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन आते हैं। तो वैसे स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ चलेंगे। तो बेसिक यूनिट होता है सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक। हर एक लाइन में क्वेश्चन है, अगर इसे समझ लिया ना, और एक बार नहीं तो 2 बार, 2 घंटे की, शायद 1 या 2 घंटे के बीच की क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास देख लोगे तो देखिए कि बहुत बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा आपका। तो देखो, सेल का तो पता लग गया, रॉबर्ट हुक। फिर आता है हु डिस्कवर द न्यूक्लियस। देखो, सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कितने में की थी? 1831 में। अब लिविंग सेल फर्स्ट किसने एस्टेब्लिश, मतलब किसने डिस्कवर किया था कि हाँ सेल है, किसने सबसे पहले किया था? वो किया था ल्यूवेन हुक ने। कितने में किया था? 1674 में। ठीक है, 1674 में किया था। फिर आती है टर्म प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्म, देखो प्रोटोप्लाज्म नाम से याद आ रहा है, पुरकिंजे ने की है। ठीक है, 1839 में की थी। और सेल थ्योरी सिचलेंडन एंड सिचवाना ने दी थी 1839 में और 1838 में। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर दिया था। अब ये जो इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से दिमाग में बिठा लिए। एक बार देखिए, 2 घंटे अगर आप टैट को तैयारी कर रहे हो ना, तो 2 घंटे आपको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार बहुत थॉरली देख लीजिए, फिर स्पीड अप करके देख लीजिए। तो चलिए, जो सेल अराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, वो बात की थी रूडोल्फ वर्च्यू ने। ठीक है, इन्होंने एक और टर्म इनकी फेमस है, ओमनिस सेल्युआ ए सेल्युआ। मतलब सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। मतलब बोलते हैं ना कंफ्यूजन, मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया, तो वो डाउट बोला, इन्होंने बोला कि सेल पिछले सेल से बना है। तो सेल तो बना है, बट वो सेल कहाँ से आया? सो ये जैसे कि इनऑर्गेन, जैसे कि डिस्कवरी थी, ये आपका इवोल्यूशन जो वाला कंसेप्ट है ना, वहाँ पे इस पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि कैसा हुआ है। तो ओमनिस सेल्युआ ई सेल्युआ किसने दी थी? आपकी वर्च्यू ने। और वर्च्यू ने क्या बोला था? सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। अब सेल में जो लिक्विड मीडियम होता है उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा। देखिए, ये सेल है, इसके अंदर जो पूरा एरिया आ गया वो साइटोप्लाज्म, और जो पूरा एंटायर कॉन्टेक्ट जो आता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। बाहर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल का मतलब है कि हर चीज़ उसके अंदर पास हो रही है, तभी तो सेल को न्यूट्रिशन हो रही है। बट हर चीज़ भी नहीं हो रही, वो सिलेक्टिव चीज़ों को अपने अंदर लेती है। फिर आता है उसका सेंट्रल पार्ट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन, जो कि आता है हेरिडिटी मटेरियल। अब देखिए, जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर प्रेजेंट होती है ऑर्गेनेल्स, और ऑर्गेनेल्स है वो सेल को रन करने का काम करती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, आपके वैक्यूल्स, ये सारे हम डिस्कस करने वाले वन बाय वन। पहले आप देख लो, सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं बेसिक यूनिट। अब ये जो पेज करवाया, इससे कोई 25-30 क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है। मैंने पहले सोचा था कि आपको क्वेश्चन रूप में करवाऊँ, क्वेश्चन फॉर्म में करवाऊँ, पर क्वेश्चन फॉर्म में इतना कवर नहीं हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा कवर हो रहा है, तो क्वेश्चन फॉर्म में ना करवा के मैंने इस फॉर्म में करवाया है ताकि आपको मदद मिल सके। अब चलिए, जो मेन कंपोनेंट होते हैं सेल के वो आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब सेल है, सेल के अंदर चीज़ें जा रही हैं, कैसे जा रही हैं? जा रही हैं जैसे कि मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन उसकी तरफ हो जा रही हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाती है तो उसे बोला जाता है डिफ्यूजन। और वो किसके थ्रू से जाती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। एंड मूवमेंट अगर वाटर की होती है तो उसे बोला जाता है ऑस्मोसिस। एंड प्लांट जो एब्जॉर्ब करने वाले हैं, प्लांट जो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ें, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। अब सॉल्यूशन अलग अलग टाइप के होंगे, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करेगी कि सॉल्यूशन कैसे होगा, तो जानते हैं। देखो सॉल्यूशन जो आते हैं वो आता है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपो मतलब जो अंदर वाला मीडियम है वो कम है, एंड सराउंडिंग क्या है? ज़्यादा है। मीडियम ऑफ द सराउंडिंग इज हायर देन ए सेल, ठीक है। आइसोटोनिक मतलब आइसो मतलब सेम थ्रू आउट, नो नेट मोमेंट। फिर आता है आपका हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब बहुत हाइपर, गुस्सा हो रहा है, गुस्सा मतलब बाहर निकाल रहा है गुस्सा, तो अंदर से बहुत गुस्से वाला है, तो अंदर से क्या हो गया? मीडियम सराउंडिंग से ज़्यादा है तो अंदर से बाहर चीज़ें जा रही हैं, गुस्सा अंदर भरा हुआ है तो औरों पे निकल रहा है ना, हम ऐसे ही करते हैं, गुस्सा निकालते हैं। फिर अब सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? बैक्टीरिया का होता है 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक। लार्जेस्ट सेल आता है आपका 170 mm से 130 mm तक, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। फिर आता है आपका एक और प्रोसेस आता है कि सेल अपने अंदर चीज़ें लेता है, जैसे कि यहाँ से अंदर जाएगी तो उसे बोला जाएगा एंडोसाइटोसिस। अमीबा लेता है, प्सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर होता है अमीबा में जिसके थ्रू वो अंदर लेता है। फिर आता है सेल जो है वो एक्सपेल करता है चीज़ों को, ठीक है, फूड प्रोसेस को एक्सपेल करता है तो उससे बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। ये जो प्रोसेस है ना, हर बार क्वेश्चंस आते हैं इससे। देखना आप इस सीरीज को याद कर लोगे ना, इस पूरे क्लास को, सीरीज तो नहीं है, ये क्लास को लर्न कर लोगे ना आप, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आप अच्छा स्कोर कर लोगे। तो चलिए, प्लाज्मोलिसिस आता है आपका कि कोई चीज़ श्रिंक होती है ना चीज़, कि आप धोते हो कपड़े, कम हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तो श्रिंकेज जो प्रॉपर्टी आती है सेल की वो आती है आपकी प्लाज्मोलिसिस। एंड डीप्लाज्मोलिसिस मतलब सेल इतना था इतना एक्सपैंड हो गया। प्लाज्मोलिसिस मतलब सेल इतना था और छोटा हो गया, श्रिंकिंग, ठीक है। अब सेल तो पढ़ लिया, अब सेल के बेसिस पे ही जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो डिफाइन किए जाते हैं, जैसे कि दो टाइप्स के, एक आते हैं यूनिसेलुलर एंड एक मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब सिंगल, जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, क्लेडोमोनास। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजिंग कुछ नहीं आता, डायरेक्ट 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 क्वेश्चन आते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें कि मैनी सेल होते हैं, जैसे कि फंजाई, प्लांट, एनिमल्स एंड बहुत सारे और भी ऑर्गेनिज्म आगे, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ ए सेल। अब जो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें दो टाइप्स के सेल होते हैं, एक आते हैं प्रोकैरियोटिक टाइप के, एक आते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है स्मॉल साइज के होते हैं और यूकैरियोटिक लार्ज साइज के होते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइन नहीं है, मतलब न्यूक्लियस पूरा, मतलब जो थ्रेड है इसका, डीएनए वगैरह है वो पूरा सेल में है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। बट मेन जो डिफरेंस आता है इसमें यूकैरियोटिक में होती है, ठीक है। तो ये जो मेन डिफरेंस आता है इसका। फिर क्रोमोसोम सिंगली होते हैं, यहाँ पे वन मोर देन नंबर होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडिंग मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, बट यूकैरियोटिक में ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होती हैं, तो आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। चलिए, अब सेल, प्लांट सेल अलग होते हैं, एनिमल सेल अलग होते हैं, कभी सोचा है क्यों होते होंगे अलग? देखिए, प्लांट कितना होता है, बाहर रहता है, टफ एरिया में रहता है, और एनिमल अंदर रहता है, अगर टफ एरिया में चला गया तो कपड़े पहन के जाता है। सो प्लांट्स थोड़ी ना पहनते कपड़े, तो उनको तो प्रोटेक्शन चाहिए ना एनवायरनमेंट से, तो कैसे होती है? तो देखिए, ये आ गया प्लांट सेल, ये आ गया एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो क्या होती है, रिजिड होती है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट से। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल ये नहीं होता। देखो, प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं तो इसलिए उसमें प्लास्टिड होते हैं। देखो, प्लास्टिड जो होता है वो क्या करता है, उसके अंदर आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम में जो प्रोसेस करता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। बट एनिमल तो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो किसी और पे डिपेंड रहते हैं, तो उसमें नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। अब
जो प्लांट सेल में मेन डिफरेंस आता है वो वैक्यूल लार्ज होता है। अब वैक्यूल लार्ज होने का मतलब क्या है? वैक्यूल क्या होता है? स्टोर करता है चीज़ों को। तो जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल ज़्यादा होगा तो वो क्या होता है? रिजिडिटी, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा चीज़ों को लेके। बट एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता। एनिमल सेल में क्या होता है? वैक्यूल स्मॉल साइज के होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता। तो इस टाइप से आपके अब पेपर है, पेपर में क्वेश्चंस थोड़ा ना आएंगे कि हाँ बताओ डिफरेंस तो पे जो आपका एग्जाम्स होते हैं, रिटन एग्जाम्स, वहाँ पे आते हैं। पर जब आपका कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उसमें क्वेश्चंस बनते हैं कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट है? प्लांट में होती है, एनिमल में होती है, दोनों में होती है। क्या डिफरेंस है? वैक्यूल किस में लार्ज है, ठीक है, एंड प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है? प्लास्टिड में पिगमेंट कौन सा है जो कलर करता है? वो आता है क्लोरोफिल। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। अब सेल है, सेल में सेल ऑर्गेनेल्स होती है। अभी क्या हमने एंडोप्लाज्मिक, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। तो इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब देखिए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कि बोलते हैं हम ER नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क होता है, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा होगा, ये कैसा है? ये नेटवर्क सा बना हुआ है ना यहाँ पे। तो ये नेटवर्क बनता है यहाँ पे। तो ये दो टाइप्स का आता है, एक आती है रफ, एक आती है स्मूथ। रफ जो आती है वो क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। रफ का मतलब थोड़ा खुरदरापन होगा। खुरदरापन क्या होगा? जब उसमें गैप होगा तो यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसकी जो लेयर होती है उसको सिस्टम से नहीं बनाता। पर स्मूथ में राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ क्या करता है? स्मूथ वाली चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो वो आते हैं फैट्स एंड लिपिड्स। रफ क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। एंड स्मूथ क्या करता है? डीऑक्सीफाइंग, मतलब क्लियर करने में, ठीक है, डॉक्सीफाई करने में चीज़ों को हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट आता है, डिटॉक्सिफिकेशन वाला। फिर प्रोटीन लिपिड्स बिल्ड करते हैं सेल जो मेम्ब्रेन को बिल्ड बनाने में, ठीक है। वो प्रोसेस आता है बायोजेनेसिस। क्लियर हो गया? और चलिए नेक्स्ट आता है गोल्जी अपैरेटस। देख रहे हो ना किस तरीके से है? अपर वाला सिस, ये ट्रांस आ गया, ये ल्यूमन आ गया, एंड सिस्टर्नी। ये डिफरेंस ये पूछा जाता है, गोल्जी किस में सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है? तो गोल्जी अपैरेटस में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होती है? क्रिस्टी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है सीधा। अब फिर किसने दिया था? ये दिया था कैमिलियो गोल्गी ने। और ये क्या करता है? मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, डिस्पैचिंग में हेल्प करता है। एंड सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और क्या करता है? हेल्प करेगा लाइसोसोम करने के लिए फॉर्मेशन में। सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है? जैसे कि जब ये ख़त्म हो जाता है ना, तो ये अपने को ख़त्म कर लेता है। जैसे कि होता है ना कि हाँ, दुश्मनों की गोली से नहीं मरना, मैं अपनी गोली से मरूंगा, तो खुद को ही मार लेता है। वैसे ही इसका सीन है। लाइसोसोम क्या करता है? अपने आप को, जैसे कि कुछ केस आ गया कि सेल नहीं एग्जिस्ट कर पा रहा है, तो ये खुद को ही ख़त्म कर लेता है। एंड इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम फिल होते हैं, ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में। तो ये मेन प्रॉपर्टी आती है। सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है? डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर होती है क्योंकि इसके पास एनर्जी होती है। एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है इसमें? ATP। इसका खुद का DNA होता है, मतलब इसका खुद का हेरिडिटी मटेरियल होता है, एंड जो हेल्प करता है मेक द प्रोटीन। अब देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया आता है उसमें दो लेयर होती हैं। फर्स्ट आउटर, इनर को बोला जाता है क्रिस्टी, ठीक है। पहले क्या था? सिस्टर्नी। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टी आ जाएगा। दूसरा क्या था? सिस्टर्नी। सो क्लियर हो गया सबका? तो ये आ गया टू मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर फोल्डिंग होगी जिसको हम बोलेंगे क्रिस्टी, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट है। फिर वैक्यूल तो हमने कर लिया। ये स्टोर करता है मटेरियल को, एंड क्या करता है? लार्ज साइज का होता है, स्मॉल साइज होता है एनिमल में, प्लांट में लार्ज साइज का होता है। वही नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टिड। अभी क्या हमने? ग्रीन कलर, ठीक है, मतलब प्लांट को फोटोसिंथेसिस में जो हेल्प करता है वो आता है प्लास्टिड। अब ये दो टाइप्स के आते हैं, एक आते हैं क्रोमोप्लास्ट, एक आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो कलर्स, तो ये होता है कलर्स,
इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होता है, हेल्प फोटोसिंथेसिस में करता है। एंड बहुत सारी लेयर होती हैं जिसे कि हम बोलते हैं स्ट्रोमा। देख रहे हैं पिक्चर में, ये स्ट्रोमा है। फिर आता है ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड में कलरलेस होता है, मटेरियल स्टार्च ऑयल प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। देखो अगर पूछा जाए किस में खुद का डीएनए होता है तो बोलना माइटोकॉन्ड्रिया एंड आपका प्लास्टिड। अगर पूछा जाए ग्रीन जो ऑर्गेनेल है वो कौन सी है तो प्लास्टिड आएगी। अगर पिगमेंट पूछा जाए तो आपका क्लोरोफिल आएगा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी ऑर्गेनेल है तो प्लास्टिड, अगर पिगमेंट पूछा जाएगा तो क्लोरोफिल। तो ये कंफ्यूज करके ये क्वेश्चन आता है, तो याद रखना। अब आती है आपकी सेल डिवीज़न। सेल तो इतनी सारी चीज़ें हैं, अब ये ग्रो कैसे करेगा। तो सेल डिवीज़न होती है दो टाइप्स की, एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। देखिए माइटोसिस जो होती है इसमें जितने नंबर पहले होते हैं उतने ही रहते हैं, ठीक है। सेम पहले 4 थे, यहाँ पे भी 4 हैं, और ये काम करता है रिपेयर करने में, रिपेयर करना टिश्यू को। दूसरी आती है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, नंबर हाफ हो जाते हैं। जैसे कि कुछ करैक्टर पेरेंट्स के बच्चों में आते हैं, बच्चों के अगली जनरेशन में जाते हैं, तो जो वो करैक्टर है किसकी वजह से जाता है, मियोसिस की वजह से। तो मियोसिस इसमें हेल्प करता है। पर आपको पता है क्रोमोसोम तो फिक्स नंबर होते हैं, बट अगर ऐसा हो कि क्रोमोसोम हम हर जनरेशन में बढ़ते रहें, जितने हैं उतने ही चले गए, जैसे कि 46 होते हैं तो 46 ही नेक्स्ट जनरेशन में चले गए, तो उसके खुद के भी होंगे, दोनों पेरेंट्स के मिलते के आते हैं ना, तो 46 नेक्स्ट ईयर डबल 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 होते जाएंगे, तो सिस्टम नहीं बचेगा। तो फिर वैसे ही ये जो मियोसिस है इसमें क्या होता है, हाफ, मतलब 23 एक के आएंगे, 23 पेरेंट्स के मतलब मदर के, 23 आपके फादर के आएंगे, तो करके 46 बनते हैं। तो ये जो हाफ हो जाते हैं ना, जो ये प्रोसेस आता है ये आता है मियोसिस। तो चलिए सेल का कंसेप्ट तो समझ आ गया। अब आता है सेल के बाद होते हैं जनरेशन टिश्यूज की। देखो टिश्यू होता है सेम टाइप ऑफ ए सेल जब वर्क करते हैं प्रॉपरली। फिर आते हैं ऑर्गन, पढ़ेंगे कंटिन्यू। तो सबसे पहले करेंगे हम प्लांट टिश्यू के बारे में। ये आता है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये डिवाइडिंग टिश्यू आते हैं, जैसे कि एक्टिव सेल होते हैं, डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। डिवाइड करेंगे इसको 3 पार्ट्स में। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसमें सेलुलर वॉल होती है। देखिए 3 टाइप से, एपिकल मेरिस्टेम सबसे टिप पे प्रेजेंट इन टिप पे प्रेजेंट होता है। फिर इंटरकैलरी नोड पे प्रेजेंट होता है। लेटरल ये क्या करते हैं, गिर्थ मतलब साइज बड़ा करने में हेल्प करता है, कैम्बियम की जनरेशन करता है। किसमें करता है ये, लेटरल मेरिस्टेम। तो देखो आपका आ गया मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट मतलब सेट हो चुका है, ठीक है। तो ये है स्पेसिफिक रोल होता है, लूज होती है इसकी एबिलिटी डिवाइड करने की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करते हैं ना, तो ये नहीं करते। ये परमानेंट शेप होती है, फंक्शन होता है, डिफरेंशिएशन होती है, मतलब परमानेंट शेप होती है इसकी। फिर 2 टाइप्स के आते हैं, एक आते हैं सिंपल, एक आते हैं कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम सिंपल को करेंगे, फिर जाएंगे ना कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो सबसे पहले आ गया सिंपल। सिंपल मतलब थोड़े सेम दिखेंगे, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो ये 3 टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा दूर परे रह रहे हैं एक दूसरे से, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो लूजली पैक होते हैं। एंड इसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है, ठीक है। देखो ये क्या है, लार्ज स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, तो ये क्या है, लूजली अरेंज होते हैं, ठीक है। और जब इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है तो उससे बोला जाता है क्लोरेन्काइमा। फिर नेक्स्ट आता है आपका कोलेनकाइमा। फ्लेक्सिबल होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस लिटिल होता है, उसमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है। एंड मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट को रिजिडिटी मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। फिर आता है आपका कौन सा, स्क्लेरेन्काइमा। ये डेड होते हैं, डेड सेल, नो इंटरनल स्पेस, बिल्कुल टाइटली बाउंड होते हैं। वेस्कुलर बंडल इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हस्क, कवर, शीड, नट्स, हस्क ऑफ कोकोनट, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा स्टोर फूड, कोलेनकाइमा आपका आगे सपोर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। फिर आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होते हैं, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। फिर आता है आपका
आउटर मोस्ट जो लेयर होती है प्लांट की वो आती है एपिडर्मिस। कौन सी आती है? एपिडर्मिस। अब देखो जैसे ह्यूमन बीइंग सांस लेते हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं। प्लांट सांस लेते हैं किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। एंड प्लांट वाटर लॉस करते हैं किसके थ्रू? ट्रांसमिशन के थ्रू। वाटर लॉस होगा वाटर वेपर के रूप में इन ए ट्रांसपिरेशन। अब प्लांट ग्रो होगा ओल्डर आउटर जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होगा उसमें चेंज आएंगे, सेकेंडरी मेरिस्टम बनेगी। सेकेंडरी मेरिस्टम जो बनेगी उसमें क्या होगा? फॉर्म लेयर ऑफ ए कॉक बनेगी, और जो कॉक होगी वो क्या होगी? डेड होगी, कंपैक्टली अरेंज होगी, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस होगी। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गया। अब आता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ ए टिश्यू। फ्लोएम, जाइलम। फ्लोएम हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट फूड के रूप में सुक्रोज ट्रांसफर होता है। फिर आता है आपका जाइलम। जाइलम में मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं। फ्लोएम, सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर। ये सारे होते हैं ना, ये लिविंग आ गए, बट फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड आता है। फिर नेक्स्ट जो जाइलम आते हैं, ट्रेकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर। तो ट्रेकीड्स एंड वेसल्स होते हैं वो थिक वॉल होते हैं एंड दे मे बी डेड। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया। प्लांट्स के टिश्यू के बारे में हमने कर लिया। कौन सा? मेरिस्टेमेटिक। एंड फिर आ गया आपका परमानेंट। परमानेंट में हमने किया पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में किया हमने फ्लोएम एंड जाइलम। तो चलिए अब आता है आपका एनिमल टिश्यू। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। तो चलिए सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या होते हैं? आउटर लेयर होती है, कंटिन्यूस शीट होती है। ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि क्या होते हैं? थिन डेलिकेट लाइनिंग होती है, इसोफेगस, स्किन टू प्रोटेक्ट बॉडी। स्ट्रेटिफाइड मैनी लेयर पैटर्न्स होते हैं, प्रेजेंट वियर एंड टियर। क्यूबॉइडल क्यूब शेप होते हैं, किडनी ट्यूब, डक्ट ऑफ सलाइवा एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कौन सा एपिथेलियल टिश्यू आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, कौन सा वियर एंड टियर में प्रेजेंट होता है, कौन सा इसोफेगस में होता है, तो ये याद रखना। फिर आता है कॉलमनर। ये होता है एब्जॉर्प्शन, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। सीलिया में प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। तो ये देखिए, ये आता है कॉलमनर। ठीक है, कॉलम की तरह लंबे लंबे हैं सेल, और ये क्या आती है? थिन लाइनिंग आती है, और इसमें क्या होती है? मैनी प्रिवेंटिंग लेयर, एंड ये होती है फ्लैट। सो ये आ गया। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? लूजली स्पेस होते हैं, एम्बेडेड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जैसे जेली, फ्लूइड, डेंस। तो चलिए फर्स्ट आता है आपका ब्लड किस कलर का होता है? रेड कलर का। तो ब्लड में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर प्लाज्मा में प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन कंटेन होता है। प्लाज्मा ब्लड हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन गैसेस के लिए। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, बताओ इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? तो ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। फिर आता है बोन। बोन भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है। बोन एम्बेडेड जो कि होती है आपकी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जैसे कि बोला टूथ एनिमल बोला जाता है। टूथ एनिमल जो बने होते हैं, ये तो आ गया बोन एम्बेडेड, पर जो टूथ एनिमल है उसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है CA5PO4 का थ्राइस OH। ठीक है, ये टूथ एनिमल का आता है। फिर आता है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज सॉफ्ट पार्ट, जैसे कि आप बोल सकते हो प्रोटीन एंड शुगर का होता है। नोज, ठीक है, ईयर देखो कितना सॉफ्ट होता है। ट्रेकिड्स, लैरिंग्स, ये जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो आता है आपका कार्टिलेज। फिर आता है एरियोलर। एरियोलर उड़ा उड़ा, तो देखो स्किन, मसल, इंटरनल ऑर्गन सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को, मतलब अंदर होता है। एरियोलर उड़ता हुआ, इंटरनल उड़ता हुआ है, चीज़ों दो चीज़ों को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। स्किन, मसल अराउंड द ब्लड सेल, नर्व सेल, बोन मैरो। ठीक है, फिर आता है आपका एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग, जैसे कि हेल्दी लोग होते हैं ना, तो हेल्दी लोगों में जो फैट स्टोर होता है वो होता है एडिपोज टिश्यू। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू की है? ब्लड क्या, बोन क्या, एरियोलर क्या, एडिपोज क्या, कार्टिलेज क्या। ठीक है, 5 टाइप्स के। अब बोन टू बोन कनेक्शन होती है,
क्या बोला जाता है उसे? उसे बोला जाता है लिगामेंट। एंड बोन टू मसल जो कनेक्शन होती है उसे बोला जाता है टेंडन्स। क्या बोला जाता है? बोन टू मसल कनेक्शन, टेंडन्स। देखो, हमने एपिथेलियल टिश्यू किया, फिर हमने कनेक्टिव टिश्यू किया, अब आता है मस्कुलर टिश्यू, मसल स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इलोंगेटेड सेल होते हैं, हेल्प करेंगे मूवमेंट में। स्पेशल प्रोटीन हो जो होती है उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब 2 टाइप्स के मसल्स होती हैं, एक आती है वॉलेंट्री मसल, एक आती है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब हम अपने कॉन्शियस से काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से। स्केलेटन, मन कर रहा है हाथ हिला रहे हैं, मन कर रहा है ये काम पकड़ रहे हैं, मन कर रहा है ये कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हम नहीं, मैं चल हाथ हिलाना है बट हाथ ही नहीं हिल रहा, वो तो बीमारी हो कोई तो हो सकता है। तो वॉलेंट्री फंक्शन हमारे मसल्स में होता है। स्केलेटन मसल बोला जाता है इसको, हेल्प करेंगे मूवमेंट में। डार्क एंड लाइट बैंड होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन है बहुत ज़्यादा आपका, बट अभी आप यहाँ पे 10th लेवल का कर रहे हैं तो इतना ही लर्न कीजिए। स्ट्रेटेड मसल बोला जाएगा, लॉन्ग होंगे, सिलिंड्रिकल होंगे, अनब्रांच होंगे एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये, ठीक है, जो पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर दूसरा आता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब आप अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर रहे हो, खुद हो रहा है अंदर से प्रोसेस। आप सांस को थोड़ी ना बोल रहे हो रुक जा, इनफैक्ट थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो बट ज़्यादातर नहीं। हार्ट को बोल दो रुकने को तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आती है इनवॉलेंट्री मसल। अब ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक आती है स्मूथ मसल, एक आती है आपकी कार्डिक मसल। स्मूथ मसल जो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है, ठीक है, आयरिस ऑफ आई, यूरेटस, ब्रांच ऑफ ए लंग, यूनिन्यूक्लिएटेड। मतलब देखो पिक्चर में देख रहे हो आप, एक एक क्या है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका कार्डिक। कार्डिक जो आती हैं वो आती हैं आपकी जैसे कि कार्डिक साइकिल, हार्ट, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड है मतलब सिंगल सेल प्रेजेंट है। तो देखिए स्टेटेड आ गई, सॉरी कौन सी है ये बताइए? कार्डिक। और ये आगे स्मूथ, ये आगे स्ट्रेटेड। तो ये एग्जाम्पल आ गए। तो 3 टाइप के हमने टिश्यूज कर लिए। फिर आता है आपका नर्वस टिश्यू। जो नर्वस कंट्रोल होता है ना हमारा, वो सारा नर्वस टिश्यू में आता है। नर्वस टिश्यू मतलब न्यूरॉन, ये आता है न्यूरॉन जो ये पूरे नेटवर्क को हेल्प करता है। देखो न्यूरॉन में ये आगे डेंड्राइट, ये आगे सेल बॉडी, ये आगे एक्सॉन। तो ये क्या करेगा? इंक्लूडिंग ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, न्यूरॉन सेल, ये पूरा जो फंक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन जो सिस्टम होता है वो इसकी वजह से होता है। और कोई कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब कुछ बेस करता है आपकी किसके ऊपर? आपके नर्वस टिश्यू, ठीक है, जो कि न्यूरॉन है। लॉन्गेस्ट सेल पूछा जाए तो क्या आएगा? न्यूरॉन। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए टिश्यू कर लिया, अब ऑर्गन्स के बारे में करेंगे। ऑर्गन्स, जो सारे ऑर्गन्स हैं जो फंक्शंस करते हैं, पूरा सिस्टम मिलके वर्क कर रहा है, वो डिस्कस करेंगे। फिर हम करेंगे कि कैसे न्यू जनरेशन बन रही है, फिर कैसे करेक्टर सेम आते हैं, फिर कैसे वैरायटी है लोगों की, और खाना कहाँ से मिलता है, वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये प्रोसेस आता है। तो सबसे पहले देखिए माउथ। माउथ पर पता है क्या क्या प्रेजेंट होता है? टंग एंड टीथ, जो हेल्प करेंगे ब्रेक करने में फूड को, पार्टिकल को। फिर जाता है फूड आपका ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस में क्या काम करता है? ये सिर्फ फूड को स्टमक तक पहुंचाएगा, ठीक है, स्टमक तक पहुंचाया। और माउथ के पास होते हैं सैलिवरी ग्लैंड। देखो ना, कब भूख लगती है तो पहले ही लार टपकने लगती है, तो वो जो लार टपकती है वो किसके थ्रू? सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू होती है। फिर आता है आपका स्टमक। स्टमक में आपका फूड जो चर्न होगा वो स्टोर होगा। यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूसेस होंगे वो हेल्प करेंगे इस प्रोसेस को, पूरा प्रोसेस को मतलब ब्रेक करने में। प्रोसेस पूरी चीज़ें डाइजेशन नहीं होगी, मतलब पूरा मतलब ब्रेक डाउन करना, सारा प्रोसेस वो होगा यहाँ पे। जैसे कि पैप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। HCl स्टिक मीडियम होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। पैप्सिन ये प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ ए प्रोटीन। तो ये क्या है? गैस्ट्रिक जूसेस जो कहाँ सिक्रीट होते हैं? स्टमक में। तो देखिए स्टमक में तो सिक्रीट हुए, और देखिए एसिडिटी कॉज होती है HCl, बट अगर पैप्सिन प्लस
HCl ये मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया तो क्या होती है एसिडिटी, ठीक है। तब तो बोलते हैं लॉन्ग टर्म तक खाना मत छोड़िए। तब आजकल बहुत लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है? प्रॉपर खाना नहीं खाते। तो एसिड होगा वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू किल करता रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म तक खाना नहीं खाओगे तो वो डैमेज पहुंचाएगा ही। पर म्यूकस अगर नॉर्मल जो प्रोसेस हो रहा है तो म्यूकस जो होगा इनको प्लस करने मतलब मिलने से बचाएगा और एसिडिटी कॉज होने से बचाएगा। बट अगर ज़्यादा ही एसिड सिक्रीट हो रहा है, खाना नहीं खा रहे, प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए नहीं है HCl के पास, वो क्या करेगा? डैमेज करेगा स्टमक को और वो क्या करेगा? फिर एसिडिटी कॉज करेगा। देखो अब इससे ऊपर आप देखोगे ये बना है लीवर सिक्रीट करता है बाइल जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। अब स्टमक के नीचे आता है आपका पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट होते हैं जो कि जैसे कि ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करने में हेल्प करता है एंड लाइपेज एमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और जो ये वाला कंसेप्ट है ना, जो ये वाला चार्ट मैं आपको शो कर रही हूँ, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब ये नहीं है कि छोटा साइज है, पतला है पर लेंथ ज़्यादा है। लेंथ आती है इसकी 7.5 मीटर, ठीक है। और इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रेट होते हैं यहाँ पे। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फैट फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होती है। फिर आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो होता है 1.5 मीटर। एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की यहाँ पे, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए ये तो अब एक क्वेश्चन आता है कि रेशियो कितनी है। तो रेशियो आती है 5:1, क्योंकि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7.5 है एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन है और वो आता है आपका 1.5 मीटर। फिर आता है रेक्टम, यहाँ पे टेम्परेरी क्या होता है? कलेक्शन होती है वेस्ट की। फिर आता है एनस क्या करता है? एक्सपेल करता है। और देखिए जो फूड है आपका, जैसे ईसोफेगस है, ईसोफेगस से फूड नीचे को जाता है किस मूवमेंट से? ये जाता है पेरिस्टालिक मूवमेंट से। स्टमक में फूड नीचे को जाता है, यहाँ पे होती है स्निग्चर मूवमेंट। तो ये भी कंसेप्ट याद रखना। अब जो डाइजेस्टिव प्रोसेस आता है इसमें 5 प्रोसेसेस और आते हैं, जैसे कि इंजेशन मतलब टेक, डाइजेशन मतलब पूरा डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा सबसे ज़्यादा, एसिमिलेशन यूजिंग डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन मेक ए न्यू मटेरियल जो कि सॉल्युबल फॉर्म में होगा, जो कि ह्यूमन बॉडी को चाहिए होता है, इजेशन मतलब एक्सपेल करना, ठीक है। तो याद रखना डायरेक्टली क्वेश्चन ये आता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? वो होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और रेशियो कितनी है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की? वो रहती है 5:1। क्या रहती है? 5:1। अब करते हैं हम टूथ एनिमल। देखिए ह्यूमन टूथ क्या होता है? ह्यूमन टूथ में आगे 2 पेयर इंसिजर, 1 पेयर कैनियन एंड 2 पेयर प्रीमोलर एंड 3 पेयर आपके आगे मोलर। तो ये आता है इंसिजर का काम फूड को बाइट करना, कैनियन का काम शार्प टीथ है टीयरिंग अपार्ट फूड, एंड प्रीमोलर का काम टीयरिंग क्रशिंग, एंड मोलर का ग्राइंड करना एंड क्रश करना फूड को। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इनका क्या क्या काम है। तो देखिए जब टीथ नॉर्मल जो है, जैसे कि हम हैं इस एज में, तो इस एज में जो परमानेंट टीथ है उसका फॉर्मूला होता है 2.23/2123। ये फॉर्मूला होता है अपर एंड लोअर साइड का, ठीक है। 3 मतलब ये जो टू पेयर, ठीक है, हाफ हाफ, जैसे कि आप देखोगे हाफ हाफ है तो एक साइड दूसरी साइड, तो 2 पेयर इस तरीके से क्या है। अब बचपन में पैदा होते हैं सभी, पैदा होते हैं बचपन होता है जब, तो क्या होता है? तो टीथ है, ठीक है, पहले आते हैं, उसके बाद क्या होता है? वो टूट जाते हैं, फिर नए आते हैं। तो उस टाइम जो मिल्क फॉर्मूला रहता है वो रहता है 2102 एंड 2102। तो ये तो आ गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने कर लिया। अब डाइजेशन जो आती है ग्रास में आती है, मतलब ग्रास में क्या मतलब जो ग्रास खाते हैं एनिमल उनमें डाइजेशन कैसे होती है, डाइजेशन ऑफ ए ग्रास कैसे होती है। तो जो एनिमल ग्रास खाते हैं उसे र्यूमिनेंट बोलते हैं। देखो ह्यूमन बीइंग है वो पका के खाता है खाना, क्यों खाता है? क्योंकि जो ग्रास होता है वो रिच होता है सेल्यूलोज का, वो डाइजेस्ट नहीं होता डायरेक्टली। तो इसमें जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ है, तो उनमें क्या होता है, उनमें
स्पेसिफिक फीचर प्रेजेंट होते हैं कि वो डाइजेस्ट कर सकें उस चीज़ को। जैसे कि ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, च्यूइंग करेंगे, ईट नहीं करेंगे, क्विकली स्वोलन करेंगे एंड स्टोर करेंगे स्टमक में, इज कॉल्ड ए रूमेन। एंड फूड जो पार्शली डाइजेस्टिव होगा, फिर उसको जुगाली करते रहते ना, तो पार्शली डाइजेस्टिव फूड होता है, उसको बोलते हैं कर्ड। एंड जो रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होता है आपका लार्ज सेक्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोला जाता है केकम। प्रेजेंट स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। एंड ये तो हो गया ग्रास ईटिंग। अब कुछ एनिमल होते हैं वो डायरेक्टली फूड अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, तो उनमें प्सीडोपोडिया लाइक जैसे कि ऐसे स्ट्रक्चर होता है यहाँ से, और क्या करता है, प्सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और फूड को अंदर ट्रैप करता है, तो वो आता है अमीबा। अमीबा में फूड वैक्यूल होते हैं। फूड वैक्यूल क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं, अनडाइजेस्टिव फूड एक्सपेल होता है आउट ऑफ द फूड वैक्यूल, ये काम होता है, ठीक है। तो ये आ गया डाइजेशन से रिलेटेड प्रोसेस जो भी आपको 10 लेवल का था। अब आता है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ह्यूमन रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ये जो छोटा सा चार्ट बनाया ना मैंने, इससे बहुत 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 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ग्लूकोज है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, वो कर रहे हैं। ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, जो कि होता है 3 कार्बन, ठीक है। फिर उसमें उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। देखिए जो एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है जिसे, जिसमें कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है रेस्पिरेशन, ठीक है, जैसे कि ईस्ट में, उसमें कन्वर्ट होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है। और वही दूसरा, अगर लैक हो जाए ऑक्सीजन, ऐसा नहीं हर टाइम, स्मॉल टाइम तक लैक हो जाए, तो क्या होगा, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। अब लैक्टिक एसिड जो सिक्रीट होगा वो क्या करता है, पेन क्रिएट करता है, मसल क्रैम्प। अब ये कब होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन बोला है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल बनता था, और ये किस लिए किया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में। बट मसल क्रैम्प इसलिए होता है, जैसे कि आप देखना कभी हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपको अगले दिन दर्द हो जाते हैं। क्यों दर्द होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड सिक्रीट होता है बॉडी में, उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो कोई पूछे ना दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड सिक्रीट हो गया हमारा बॉडी में, आज तो हमने बहुत वर्कआउट किया, ऐसा बोल सकते हो। फिर आती है आपके प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन होती है जैसे कि हम कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन नॉर्मल लाइफ में कर रहे हैं, वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है एंड हम छोड़ते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आ गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी, जो ये पूरा रेस्पिरेटरी प्रोसेस है। अभी हम करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी प्रोसेस। तो देखिए जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी प्रोसेस आ गया कि रेस्पिरेशन ली, नाक से ली सांस, वो गई कहाँ गई, आपकी ट्रेकिया, ट्रेकिया से आपकी गई कहाँ के गई, ब्रोंकी, ब्रोंकी से गई ब्रोंक्योल्स, ब्रोंक्योल से गई जो लास्ट बैलून टाइप स्ट्रक्चर है ना, इसे बोला जाता है एल्वेलाई, ठीक है। जो एल्वेलाई होता है तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम एक्सचेंज होती है गैसेस की। एंड जो आउटर कवरिंग जो बोला जाता है, जो आपकी लंग्स की होती है, वो होती है प्लूरा, क्या होती है, प्लूरा, ठीक है। अब ये प्रोसेस देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ नॉस्ट्रिल, ब्रोंकी, ब्रोंक्योल्स, एल्वेलाई, बैलून शेप होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, अभी नॉर्मली तो ले रहे हैं, तो कितनी ब्रीदिंग रेट होता है, ये रहता है 15 to 18 टाइम पर मिनट। एंड हैवियर एक्सरसाइज में, हैवियर एक्सरसाइज में रहता है 25 टाइम पर मिनट। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो याद रखना। अब जब हम इनहेल करते हैं एयर को, तो 21% ऑक्सीजन गई, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है साथ में। जब एक्सहेल करेंगे तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही रिलीज होगी। अब एक और प्रोसेसर है, जैसे आप सांस ले रहे हो, देखो ऑब्जर्व करो खुद को, रिब्स उठी ऊपर को, ठीक है, जैसे कि रिब्स अब जैसे कि इतना एरिया था यहाँ तक उठी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डायफ्राम था वो डाउनवर्ड गया। देखिए ये आता है आपका पिक्चर में, जैसे कि ये आ गया डायफ्राम, जब ये रिब्स ऊपर को उठेंगी ना तो डायफ्राम क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा। और जब रिब्स अंदर को जाएंगे, जैसे सांस छोड़ दी, तो अगेन वो प्रोसेस डाउन बैक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अब प्लांट गैसेस एक्सचेंज करते हैं किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, एक्वाटिक एनिमल गिल्स के थ्रू, फ्रॉग स्किन एंड लंग्स के थ्रू, अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू, कॉकरोच, कॉकरोच में जो पूरा प्रोसेस आता है, एयर जो इनहेलेशन होती है वो होती है स्पायरकल के थ्रू। जो नेटवर्क आता है, जैसे कि हमारा आता है, ह्यूमन बींग्स का आता है, तो वैसे ही इसमें जो नेटवर्क आता है उसे बोला जाता है ट्रेकिया, जिसमें कि गैसेस एक्सचेंज होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हम ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसका मतलब
ह्यूमन में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देखो ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो देखो ये जो पूरा सिस्टम आता है वो आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। हार्ट एंड ब्लड वेसल मिलके जो प्रोसेस करते हैं ये आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट से जो क्या रिलीज होता है कि वो काम करता है, हार्ट से ब्लड होता है वो रिलीज होता है, वो उसकी वजह से जो प्रोसेस आता है। ब्लड है एक कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल, जिसमें कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि बाइंड अप करने में हेल्प करता है। फिर ऑक्सीजन को बाइंड अप करने के लिए डब्ल्यूबीसी फाइट अगेन करेंगे जर्म सेल से। प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म पता है ना आपको, वाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स क्लॉट बनाने में हेल्प कर देंगे, जैसे कि थक्का बोलते हैं ना, ब्लड कट लग गया, एकदम खून बह जा रहा है, खून बह जा रहा है, तो खून कंटिन्यू बहेगा, उसमें क्या हो जाएगा, थक्का सा बन जाएगा, तो हेल्प इन ए फॉर्मेशन ऑफ ए क्लॉट। और विटामिन के इसमें हेल्प करता है। फिर आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा आता है फ्लूइड मटेरियल जो ब्लड का होता है वो आता है प्लाज्मा। तो देखिए इतनी सी लाइन में इतने क्वेश्चन बन गए। अब करने वाले हैं हम ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट फ्लो करने में हेल्प करता है, किसके फ्लो में, ब्लड फ्लो में। कैसे करता है चलिए देखते हैं। ह्यूमन हार्ट 4 पार्ट में बनता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखते हैं ये प्रोसेस क्या करेगा। बॉडी है, बॉडी से आपका जैसे कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, यहाँ से आया सुपीरियर वेना केवा से, यहाँ से गया आपका नीचे, ठीक है। कहाँ आया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, आपका राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू, ये जो वेल्व्स बनी है इसे बोला जाता है ट्राइकस्पिड वेल्व्स। यहाँ से गया आपका, कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जाता है आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है अभी, ये जा रहा है लंग्स में, ठीक है। किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी। किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना वैसे तो आर्टरीज क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी में भेजती हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब यहाँ से चला गया, कहाँ गया, लंग्स में गया। लंग्स के बाद आता है आपका पल्मोनरी वेन। वेन वैसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट ये क्या करती हैं, लंग से, तो यह प्योरिफिकेशन होके क्या आता है यहाँ पे, ऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, आपका आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके थ्रू, बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। क्या होती है, बाइकस्पिड वेल्व, जिसे बोला जाता है माइटर भी बोला जाता है। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर गया बॉडी के हर पार्ट में, तो ये प्रोसेस आता है पूरा। तो कहाँ आ गया आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम में, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में। लार्जेस्ट चैम्बर, देखो लार्जेस्ट चैम्बर आता है आपका, कौन सा आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, जहाँ से बॉडी तक ब्लड जा रहा है। एंड एक और बात याद रखो, जो आपकी आउटर लेयर आती है ना लंग की, सॉरी लंग करें, हर्ट करें अभी हम, हर्ट की वो आती है पेरिकार्डियम, और आपकी लंग्स की क्या आती थी, प्लूरा। अब देखो ऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों है, तो ये क्या करता है, डबल सर्कुलेशन करता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब नॉर्मल जो आता है हार्ट बीट, वो होती है 72 से 80 पर मिनट। किससे मेजर किया जाता है, स्टेथोस्कोप से। एंड साउंड क्या होती है हार्ट की साउंड होती है लब डव। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम किसने बोला था, विलियम हार्वे ने। अब ब्लड जैसे कि आया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ें, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा बना तो उसे बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और फिर रिलैक्स हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल चला गया ब्लड, फिर क्या हो गया, रिलैक्स कर गया। रिलैक्स के टाइम जो प्रेशर बना उसे बोला जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर। और नॉर्मल कितना आता है, 120 से लेके 80 तक। इसे कम हुआ तो लो ब्लड प्रेशर, इसे ज़्यादा हुआ हाई ब्लड प्रेशर। किसे मेज़र किया जाता है, मेज़र किया जाता है स्फैग्नोमीटर, मैनोमीटर। आउटर कवरिंग हमने कर लिया पेरिकार्डियम। अब ये तो हार्ट का प्रोसेस आ गया कि हार्ट में पहले क्या किया, राइट एट्रियम में आया, राइट वेंट्रिकल में गया, लंग्स में गया, लंग्स से फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, सॉरी लेफ्ट आर्टरी में आया, लेफ्ट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और उसके बाद बॉडी में गया। अब बॉडी में जाने के लिए क्या प्रोसेस आता है, बॉडी में जाने के लिए ब्लड वेसल हेल्प करती है। आर्टरीज क्या करेंगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो हार्ट से बॉडी तक पहुंचाएगी, थिक होगी, इलास्टिक वॉल होगी, देखो। और क्या होगा, वेन क्या करेगी, कलेक्ट करेगी बॉडी से ब्लड, ठीक है। जैसे कि वेन है, यहाँ से कलेक्ट किया, हार्ट तक पहुंचाया, हार्ट से फिर
डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट साइड गया ना, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगी आपके लंग्स तक ब्लड, लंग से कैरी होगा, फिर आ जाएगी वेन से हार्ट तक, हार्ट से फिर आर्टरी, फिर थिन वॉल कैपिलरीज होंगी जो क्या करेंगी, पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करेंगी, ठीक है। और ये क्या होगी, स्मॉलर डिवीजन होगी। तो ये कंसेप्ट भी समझ आ गया। तो पूछा जाएगा थिक वॉल कौन सी होती है, थिन वॉल कौन सी होती है, इलास्टिक वॉल्स होती है, हाई प्रेशर किस में होता है, तो आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर होता है, और वो क्या करता है, लार्जेस्ट चैम्बर जहाँ से ब्लड बॉडी तक जाता है वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए मैंने कितने क्वेश्चंस करवा दिए आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्सेप्शन कर ली हमने, वैसे तो आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब ह्यूमन हार्ट तो हो गया 4 चैम्बर, क्या सभी में 4 चैम्बर होते हैं, नहीं। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर, फिशेज में 2 चैम्बर, एविस में 4 चैम्बर। डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनाई है मैंने आपके लिए, बहुत वर्क किया है इसको बनाने के लिए, आगे पीछे सब चीज़ें पूरी 10 तक कितना कंसेप्ट हैं, बाकी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी ऐड की हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हर पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लिम्फ। लिम्फ भी एक टाइप का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हेल्प करता है। इसमें होती है प्लाज्मा, स्मॉल अमाउंट प्रोटीन, कलरलेस होता है, ये लेस अमाउंट होती है इसमें प्रोटीन, हमने कर लिया। ये जैसे कि लिम्फ है, इसमें क्या होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू ये फ्लो होगा, एंड लिम्फ कैरी करेगा डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब करेगा फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो ये प्रोसेस आता है इसमें, तो ये समझ आ गया। फिर आता है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन हुई, सांस ली, अब सांस जो खाया पचाया वो बाहर भी तो जाएगा, कैसे जाएगा, किडनी के थ्रू, ठीक है, किडनी के थ्रू जाएगा, तो ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। इसमें की क्या होती हैं, 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर होता है यूरिन, और यूरिथ्रा से निकल जाता है। किडनी में फिल्ट्रेशन जो यूनिट होता है प्योर ब्लड से कि वेस्ट को फेंकने के लिए, वो आता है नेफ्रॉन जो काम करता है। अगर है ना किसी का ये खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, तो क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है, और ये रिमूव किया जाएगा वेस्ट को डायलिसिस प्रोसेस से। अब यूरिन है, उसमें क्या कंटेन होता है, कितना रिलीज होता है, यूरिन रिलीज होता है 1 से लेके 1.8 लीटर यूरिन, जिसमें कि 95 वाटर, 2.5 यूरिया एंड 2.5 अदर एनिमल। अब ये एक्सक्रीशन जो प्रोसेस होती है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का वेस्ट निकलता है। जैसे कि जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनमें अमोनिया निकलता है, इसे अमोनोटैलिक बोला जाता है। एंड फिर आते हैं लैंड एनिमल जैसे कि लेजार्ड, जिसमें कि सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है, जिसे यूरिक एसिड बोला जाता है, वो सिक्रीट होता है, इन्हें बोला जाता है यूरिकोटैलिक एनिमल। एंड लाइक ह्यूमन बींग, इनमें यूरिया सिक्रीट होता है, इसलिए बोला जाता है यूरियोटैलिक एनिमल। क्या बोला जाएगा, यूरियोटैलिक। तो एक्सक्रीशन होगी। अब आती है ह्यूमन आई। देखिए हम चीज़ों को देखते हैं, कितनी ब्यूटीफुल चीज़ों को देखते हैं आई के थ्रू। तो ह्यूमन आई को बोला जाता है, जो स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ ह्यूमन आई, ऑप्थेमोलॉजी। ह्यूमन आई का लेंस कितना होता है, 576 मेगापिक्सल। सोचिए कितना हाई होता है। हम कैमरा लेते हैं 10-20 पिक्सल का, तो देखिए ह्यूमन आई कितना पिक्सल का होता है, ठीक है। फिर जो इमेज फॉर्म होती है ह्यूमन आई में, ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। ह्यूमन आई में रेटिना में होती है, रेटिना में होती हैं कोन्स एंड रॉड। कोन्स होते हैं ब्राइट लाइट सेंसिटिव, एंड रॉड्स होते हैं डिम लाइट सेंसिटिव। मतलब कोन्स तब वर्क करेंगे जब ब्राइट लाइट होगी, और रॉड्स तब वर्क करेंगे जब डिम लाइट होगी। तो जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स रात को देख पाते हैं उनके रॉड स्ट्रांग होते हैं, और जो एनिमल दिन को देख पाते हैं उनके कौन स्ट्रांग होते हैं। तो ये प्रोसेस आता है पूरा। अब आइरिस, ठीक है, आइरिस जो होता है ह्यूमन आई का, वो क्या काम करता है, आइरिस जो काम करता है वो काम करता है कंट्रोल, जो लाइट एंटर हो रही है, एडजस्ट करेगा प्यूपल साइज को, एंड कलर पार्ट ऑफ द आई क्या आता है, आइरिस। क्या करेगा ये, पहले तो कंट्रोल करेगा अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर होती है, एडजस्ट करेगा साइज ऑफ ए प्यूपल, एंड कलर पार्ट ऑफ द आई। अब ब्लैक होल जो प्रेजेंट होता है प्यूपल, लाइट एंटर होती है जहाँ पे, देखो आइरिस है बाहर का एरिया जो कि कलरफुल पार्ट है, उसके अंदर होता है प्यूपल जिसके अंदर से लाइट जा रही है, आइरिस कलर पार्ट, ठीक है। लाइट एंटर हो रही है, प्यूपल का साइज कंट्रोल हो रहा है, एंड ब्लैक होल से जिससे लाइट जा रही है वो आता है प्यूपल। अब जो डोनेटिंग पार्ट आता है वो आता है आपका कॉर्निया, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे आपकी
प्यूपल, यहाँ आ गया आपके आइरिस, और ये आ गया आपकी कॉर्निया। कॉर्निया है डोनेटिंग पार्ट। अगर किसी की होता है ना आंखें डोनेट करनी, तो ये डोनेट होता है, कॉर्निया डोनेट होता है। और जो कॉर्निया आता है ये 5 to 6 आवर में अगर डेथ से हो जाए तो ठीक रहता है, अगर उसके बाद चल जाए तो वो खराब हो गया। अब फोकल लेंथ जो कंट्रोल होगी इसके थ्रू, सिलेरी मसल, एंड लाइट वर्क करती है रिफ्लेक्शन मेथड से। लीस्ट डिस्टेंस जो इंसान देख सकता है वो आता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब उससे नज़दीक रखोगे ना देखना आपको दिखेगा ही नहीं। एंड ह्यूमन आई में इमेज बनना पूरा प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता है, 1/16, ठीक है। अब एक पर्सन है उस एडजस्ट कर रहा है फोकल लेंथ को, ठीक है, फोकल लेंथ को कि साइज बड़ा हो रहा है चीज़ों का, छोटा हो रहा है चीज़ों को देख रहा है, वो क्या आता है, एकोमोडेशन। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ था। अब ओल्ड एज में जो मिल्की क्लाउड होगा, मतलब बनने लग जाएगा आंखों में, जिससे धुंधला धुंधला दिखाई देगा, वो आएगा कैटरेक्ट, ठीक है। तो देखिए ये मैंने बहुत, देखो ये जो इतना सब करवाया ना, कोई 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट बन ही जाएंगे यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक आपको ये टफ नहीं होगा याद करना, क्योंकि मैंने बहुत कंसाइज करके इससे बनाया है ये। फिर आता है आपका ह्यूमन आई देख पाता है एंगल 180, 2D देख पाता है, पीछे थोड़ी ना देख सकते हो आप, तो 2D देख पाता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। अब देखा होगा ना लोगों को स्पेक्स लगाई होती है किसी ने, जैसे कि मैंने भी लगाई है, तो स्पेक्स लगाई होती है तो उनमें डिफेक्ट आते हैं किसी ना किसी टाइप के, तब लगाते हैं, या कोई ऑपरेशन करवाता है तो उनमें डिफेक्ट आते हैं अलग अलग टाइप के। तो जो डिफेक्ट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले डिफेक्ट आता है मायोपिया। मायोपिया में आता है आपका जैसे कि नियर साइनेस, मतलब नियर की चीज़ों को देख पाते हैं, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, जो कि मुझे प्रॉब्लम है। दो, ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंसेज से करेक्ट किया जाता है। फिर आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में फारसाइनेस होती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट को हम कैन नॉट सी क्लियरली, मतलब नियर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, दूर के देख सकते हैं, तो ये करेक्ट किया जाता है कन्वेक्स। फिर आता है आपका प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में होता है कि कुछ टाइम बाद दिखना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। ये डिफेक्ट होता है सिलेरी मसल की वजह से, ठीक है, जो प्रॉपरली वर्क नहीं करती। क्या यूज़ किया जाता है इसके लिए, बाईफोकल लेंथ यूज़ किया जाता है। इसमें मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या गया, प्रेसबायोपिया। डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है। अब ह्यूमन आई ये प्रोसेस किए, ये सारे प्रोसेस कंट्रोल होते हैं किसके थ्रू, ब्रेन के थ्रू। तो ये पूरा आता है नर्वस कंट्रोल, ठीक है। अब नर्वस कंट्रोल से पहले सेंस भी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें सेंस होती है ना, जैसे कि टेस्ट सेंस होता है हमें, तो रिसेप्टर की वजह से होता है, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर की वजह से। स्मेल होती है, वो होती है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की वजह से। अब देखिए आप चीज़ों को देख पाते हो एकदम, जैसे कि आपने टच किया किसी चीज़ को, एकदम आपने हाथ हटा लिया, गर्म था, एकदम क्विक रिस्पॉन्स, तो वो होता है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क, जिसमें कि ब्रेन तक नहीं पहुंचती, स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और वो वर्क करना लग जाएगा। तो ये जब पूरा प्रोसेस आता है इतना फास्ट सब कुछ, ये आता है नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस सिस्टम जो आता है हमारा 3 पार्ट्स में है, एक आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, ऑटोनोमिक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ANS, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ये आता है। तो जब आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे कि ब्रेन का वेट कितना होता है, ब्रेन का वेट आता है 1200 से 1400 ग्राम। देखो बेसिक यूनिट नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स में बटा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर्थ ब्रेन का मतलब है जो वॉलेंट्री फंक्शन। वॉलेंट्री फंक्शन का मतलब है जैसे कि आप खुद अपनी प्रेजेंस से कोई काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई और बोल रहा है आपको, जैसे आपका मन कर रहा है हाथ हिला रहे हो तो वर्क हो रहा है, तो वो आते हैं वॉलेंट्री फंक्शन। तो ये कौन काम करता है, ये करता है आपका फोर्थ ब्रेन, जैसे कि थिंकिंग करना, सुनना, स्मेल, हंगर, सेंसेशन, ये सारा आता है। फोर ब्रेन का जो पार्ट आता है वो होता है सेरिब्रम, और जो लार्जेस्ट पार्ट पूछा जाए आपका ब्रेन का तो वो आता है सेरिब्रम। फिर आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो आता है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन मिलके इनवॉलेंट्री फंक्शन करते हैं, मतलब जो हम बोलेंगे सांस रुक जा, नहीं रुकेगी, वो सारे जो प्रोसेस आते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेन करता है। फिर ब्रेन में मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन करते हैं।
अब जो बिहाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो रेस्पिरेशन, सेलिब्रेशन, वेरिएशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर, इस सब को कंट्रोल करता है। एंड सेरिबेलम जो होता है वो पॉस्चर को कंट्रोल करता है एंड मसल एक्टिविटी जैसे कि राइडिंग, बाइसाइक्लिंग, वॉकिंग, ये क्या करता है सेरिबेलम। तो देखो ये आता है आपका सेरिबेलम, तो ये चीज़ वो कंट्रोल करता है। तो देखिए समझ आ गया ना। तो डायरेक्ट सबसे लार्जेस्ट पार्ट पूछा जाएगा तो बोला जाएगा सेरिब्रम। पॉस्चर कौन कन्वर्ट करता है सेरिबेलम, सेरिब्रम लार्जेस्ट, सेरिब्रम पॉस्चर। एंड रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इनमें से कौन सा वॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करता है वो आता है फोर ब्रेन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये प्रोसेस कौन करता है न्यूरॉन। एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से मिलता है तो वो क्या होती है सिनेप्सिस बनती है। ठीक है, और ये तो समझ आ गया। फिर आता है प्लांट का कोऑर्डिनेशन, तो समझ आ गया। अब आता एनिमल का क्या ना अभी हमने, अब आता है प्लांट का कोऑर्डिनेशन। प्लांट का जो कोऑर्डिनेशन आता है वो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है इसमें नहीं होता, प्लांट्स एनिमल्स में होता है। तो इसमें ग्रोथ होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, किसकी वजह से होता है। तो प्लांट जो शो करता है डिफरेंट टाइप की मूवमेंट, वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है ग्रोथ पे डिपेंडेंट, एक होती है ग्रोथ इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होती है वो होती है जैसे कि टच या छुई मुई, देखिए ना टच में ना, टच करोगे तो वो पीछे हट जाएंगी, मतलब मुरझा जाएगी, एकदम डाउन हो जाएगी, तो वो आती है छुई मुई। तो ये होती है इलेक्ट्रिक केमिकल जनरेशन होती है जिसकी वजह से ये होता है। मिमोसा फैमिली में आती है ये। अब दूसरी जो होती है इसमें मूवमेंट वो होती है ग्रोथ पे डिपेंडेंट। ग्रोथ पे डिपेंडेंट मूवमेंट फर्स्ट आती है आपकी फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मतलब सनलाइट जहाँ है, फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट भोजन बना रहा है, तो फोटोट्रॉपिक होती है सनलाइट की प्रेजेंस में जो जहाँ को मूवमेंट होती है वो आती है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये तो समझ आ गया। अब फिर आती है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी के बेसिस पे होती है, इसे ग्रेविटोट्रॉपिज्म भी बोला जाता है। ये दो टाइप्स की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो रूट आती है वो आगे पॉजिटिव, नेगेटिव आगे जो स्टेम की तरफ। तो फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म दोनों कंट्रोल होते हैं ऑक्सीन हार्मोन के थ्रू। फिर आती है आपकी नेक्स्ट मूवमेंट हाइड्रोट्रॉपिज्म, जो कि वाटर से मतलब वाटर का कंसर्न होगा, वाटर को जो इंक्लूडिंग होगी वो होगी, ठीक है, वाटर की तरफ मूवमेंट, जैसे कि जहाँ को पानी दिखा मॉइस्चर मिला उस तरफ ग्रोथ होगी हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट आती है कीमोट्रॉपिज्म, केमिकल की तरफ मूवमेंट, जहाँ को केमिकल मिलेंगे वहाँ पे मूव करेगा। दो टाइप्स की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव ग्रोथ टूवर्ड द स्टिमुली एंड नेगेटिव ग्रोथ टूवर्ड द ग्रोथ, जैसे कि ग्रोथ हुआ एक तो स्टिमुली की तरफ होगी, एक दूसरी साइड को होगी। तो ये इस टाइप की होती है। तो कितने टाइप की फोटोट्रॉपिज्म लाइट के, हाइड्रोट्रॉपिज्म आपकी वाटर की तरफ, कीमोट्रॉपिज्म केमिकल के थ्रू, जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी, जी को जी से ही याद रख लेना। अब जो इस प्रोसेस को था, इस प्रोसेस को करने के लिए प्लांट हार्मोन हेल्प करते हैं, जैसे कि ऑक्सीन सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव होता है, लाइट की तरफ ग्रो करेगा। फिर आता है गिबरलिन जिसे बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट द ग्रोथ, यानी विल्टिंग, इन्वॉल्व ए विल्टिंग ऑफ ए लीफ, वहाँ पे ये काम करता है। तो इस टाइप की ग्रोथ वहाँ पे होती है। फिर आता है आपके, देखो प्लांट हार्मोन कर लिए, अब आते हैं आपके एनिमल हार्मोन। एनिमल हार्मोन जो आगे आपके फर्स्ट एड्रेनल, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन इसलिए बोलते हैं जैसे कि कोई नर्वस हो, डर लगता है, कुछ होता है तो ये हार्मोन रिलीज होता है, इसे बोला जाता है 3F हार्मोन। ठीक है, फिर आता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड के पास, जो कि हमारे नेक के पास होता है। आयोडीन कंट्रोल करता है। अगर ये आयोडीन कंट्रोल ना करे तो क्या होगा, ठीक है, जो आयोडीन अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल ना करे तो क्या होगा, गोइटर की प्रॉब्लम हो जाएगी। जिससे कि देखा होगा ना किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, साल हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होती है, थायरॉक्सिन की वजह से होती है। फिर आता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसे कि बोला जाता है मेल हार्मोन, मतलब मेन कैरेक्टर को डिफाइन करता है। फिर आता है एस्ट्रोजन जो कि मेल फीमेल कैरेक्टर को डिफाइन करता है। अब ये स्पेसिफिक मेल एंड फीमेल के होते हैं, पर जो आपका गोइटर आया, एड्रेनल आ गया, फिर जो करने वाले हम इंसुलिन, ये क्या हैं आपके, किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं
सेक्स पे डिपेंड नहीं करेंगे कि मेल है फीमेल है, दोनों में इक्वल होंगे। तो इंसुलिन सीक्रेट होता है पैनक्रियाज के थ्रू। देखो अगर पैनक्रियाज इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेट नहीं करेगा तो डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला ना डायबिटीज़ हो गया लोगों को तो किसकी वजह से, इंसुलिन की वजह से। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। फिर आता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जो कंट्रोल करता है हाइट। अगर पूछा जाए किसी की हाइट नहीं बढ़ रही किसकी वजह से, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो रहा, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये तो समझ आ गया। ग्रोथ होगी। अब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा कैसे बनेगा, प्रोसेस क्या आता है, ठीक है, वो तो बनेगा ना। जैसे कि अब ये प्रोसेस हो रही है सारी, तो ये प्रोसेस एक इंसान में थोड़ी ना सभी में हो रही है, कॉमन चीज़ें है ना ये सारी। प्लांट्स की भी कॉमन पड़ी एंड एनिमल्स की भी कॉमन पड़ी। बट एक जन जैसे कि एक था, नया नया कैसे बनेगा, तो वो जो नया जीव बनता है वो होती है रिप्रोडक्शन। हमने किया था ना, सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए होता है हेरिडिटरी मटेरियल। अब जो जो रिप्रोडक्शन होती है दो टाइप्स की होती है, एक आती है असेक्सुअल, एक आती है सेक्सुअल। असेक्सुअल जिसमें कि एक, ठीक है, असेक्सुअल मतलब एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है इसमें, और इसमें वेरिएशन कम पाई जाती है कंपेयर टू सेक्सुअल। तो सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आती है बाइनरी फिजन आती है। फिजन दो टाइप की होती है, बाइनरी एंड मल्टीपल। जो फिजन आ गई इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। एक सेल ब्रेक हो गया, ठीक है, ऐसे दो सेल में, ठीक है, प्रोसेस में, ऐसा नहीं एकदम बस बर्स्ट हो गया, धीरे 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 फिर बन के नया प्रोसेस बनता है। किसमें होती है बाइनरी फिजन, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, लेशमानिया, जिससे कि काला आजार पैदा होता है, मतलब काला आजार पैदा नहीं होता, बीमारी कॉज करता है। फिर आती है मल्टीपल फिजन, मतलब जैसे कि दो बंटे थे ना, अब ये दो नहीं, ये 4 5 5 6 7 10 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, देखो ना एकदम फीवर आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है, तो मलेरिया से प्लाज्मोडियम जो है उसमें हेल्प करता है उसकी। नेक्स्ट आती है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि सेल हैं ब्रेक हो गए, ठीक है, ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। बट कॉम्प्लेक्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ऐसा नहीं होता, सिर्फ सिंपल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ऐसा होता है। जैसे कि एग्जांपल स्पायरोगायरा, क्या है स्पायरोगायरा। अब आती है आपकी रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब है जनरेशन करना। तो जैसे कि अगर किसी का ऑर्गेनिज्म है, इसका पार्ट काट दिया, 3 पार्ट में कर दिया, तो 3 पार्ट से ही नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, फुली डिफ्रेंशिएशन होगी। एग्जाम्पल हाइड्रा प्लानेरिया। फिर आता है बर्डिंग, एक्स्ट्रा बर्ड अराइज होगा और इस बर्ड से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, तो न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल हाइड्रा एंड एस्ट। फिर आती है आपकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होती है प्लांट्स का कोई पार्ट लिया जाएगा, जैसे कि रूट ली जाएगी, स्टेम ली जाएगी एंड लीफ ली जाएगी, जिससे कि नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। पूछा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन सी चीज़ ली जाती है, तो याद रखना रूट, स्टेम एंड लीफ। एंड वेरियस मेथड यूज़ किए जाते हैं इसको करने के लिए, कौन कौन से, जैसे कि लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, एंड दिस टाइप ऑफ ए प्लांट हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ए सीड, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर ग्राफ्टिंग या लेयरिंग की गई तो सीड पैदा नहीं होंगे, इससे सीड पैदा होंगे, जैसे कि शुगर केन, रोप्स, ग्रेप्स। अब ये अलग मेथड है, सीड के थ्रू भी ग्रो करेगा ये प्लांट, बट इस मेथड से भी यूज़ किया जाएगा। फिर स्पोर, स्पोर होती है जैसे कि ये आ गया ना, ये बॉल टाइप बनेगा, और जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होगा तो ये क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट करके इसके जो स्पोर होंगे वो सब जगह फैल जाएंगे, सब जगह फैल जाएंगे तो नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल राइजोपस। तो ये थी आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्या की हमने, बडिंग की, रीजनरेशन की, आपकी हमने फ्रेगमेंटेशन की, हमने फिजन किया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो इस टाइप की हमने की। अब आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, एक आता है मोटाइल जो मूव करेगा, एक आता है नॉन मोटाइल जो मूव नहीं करेगा। अब मेल एंड फीमेल मिल गए तो क्या बन गया, जाइगोट। एक क्वेश्चन आता है कि जाइगोट डबल होता है सिंगल, तो याद रखना जाइगोट होता है सिंगल सेल। तो ये प्रोसेस आता है फर्टिलाइजेशन। अब करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे हम प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट्स देखिए, प्लांट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें जो ग्रीन कलर सेपल,
पेटल कलर पार्ट, बीच वाला आपका आ गया पिस्टल, एंड जो ये आ गया आपका स्टैमन। स्टैमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि एंथर एंड फिलामेंट में कन्वर्ट है, और दूसरा आता है आपका पिस्टल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो कि कन्वर्ट है स्टिग्मा, ओवल पार्ट, स्टाइल, ठीक है, लॉन्ग पार्ट, नीचे ओवल पार्ट, ओवरी, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, ओव्यूल कन्वर्ट होके सीड बनाते हैं, ओवरी कन्वर्ट होके फ्रूट बनाती है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अब ये भी दो टाइप्स के थे, जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें मेल भी है, फीमेल है, ये मेल है, तो किसी किसी जो सेल है उसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी में एक ही प्रेजेंट होता है। अब जिसमें कि एक है या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो वो आते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है। एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। फिर आता है जिसमें कि दोनों प्रेजेंट होते हैं, वो आता है बाइसेक्सुअल, जैसे कि हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। अब फ्यूजन हो रही है जर्म सेल की, फर्टिलाइजेशन हो रही है, जाइगोट बन गया, जाइगोट सिंगल सेल था, ये बन गया। अब ये ट्रांसफर हो रहे हैं इधर से, जैसे कि पॉलन, जैसे कि एंथर था, एंथर में पॉलन प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ट्रांसफर हो गए, अगर जैसे कि एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, इधर से इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसका बोला जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। अगर वही एक ही यहीं से यहीं हो रहे हैं, जैसे कि जब बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें कि दो प्रेजेंट हैं, तो जब एक ही सेल में हो रही है तो उसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। एंड ये पॉलिनेशन किसके थ्रू होती है? विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, अलग अलग मेथड यूज होते हैं। अब सीड ग्रो करता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है जर्मिनेशन। क्या बोला गया? जर्मिनेशन। अब करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। प्लांट की कर ली, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की करते हैं। मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन कब स्टार्ट होगी? जब मैच्योर हो जाएंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम आता है वो आता है जिसमें जर्म सेल रिलीज होते हैं। आपको पता है मेल जो जर्म सेल है आता है टेस्टिस, टेस्टिस में क्या सीक्रेट होता है? स्पर्म। एंड और जिसको कंट्रोल करता है वो करता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। अब ये जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? ये होगा यूरेथ्रा के थ्रू, और यूरेथ्रा से सिक्रीट हो जाएगा, ठीक है। अब जो टेस्टिस है, टेस्टिस कवर होंगे किसके थ्रू? जो उसकी वॉल होगी बाहर की, स्क्रोटम। जो स्क्रोटम है वो क्या करेगा? उसको टेम्परेचर बैलेंस में काम करता है। तो प्रोसेस क्या आ गया? वासा डिफरेंशिया, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये जो पूरा स्टेप आते हैं इसमें। अब जो आपके जैसे कि सेमिनल वेसिकल हैं एंड प्रोस्टेट ग्लैंड हैं, ये सिक्रीशन करते हैं जिससे कि क्या होगा? मॉइस्चर जैसा बना रहे स्पर्म में और वो इजीली लुब्रिकेट कर जाएं, ठीक है। तो ये उसमें हेल्प करते हैं। कौन से? प्रोस्टेट ग्लैंड एंड आपका सेमिनल वेसिकल आ जाते हैं। और स्क्रोटम क्या करता है? स्क्रोटम कहाँ प्रेजेंट होता है? जिसके अंदर टेस्टस प्रेजेंट होते हैं, वो आउटसाइड द एब्डोमेन। अब आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि जनरेशन हो रही है। कैसे होगी? देखो, मैचुरेशन होगी। अब इसमें पार्ट है जैसे कि ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, ये आ गया यूट्रस। यूट्रस और वेजाइना ओपन होगा थ्रू सर्विक्स, ठीक है। और जो क्या होगा? पूरा प्रोसेस आता है, स्पर्म एंटर होगा वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद अगर जैसे कि स्पर्म इस टाइप का होता है, ठीक है, और एग इस साइड का, दोनों मिलके क्या बना देंगे? जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बन जाएगा फोइटस। और फोइटस जो कवरिंग होगी वो किसके थ्रू होगी? प्लेसेंटा के थ्रू। एंड जो प्लेसेंटा के थ्रू होगी उसमें विली प्रेजेंट होती है, एब्जॉर्प्शन होगी, मतलब वो विली क्या करवाएगी? प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। अब जो फर्टिलाइजेशन होती है ये दो टाइप्स की होती है। एक आती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब एग रिलीज, स्पर्म रिलीज बाहर हो जाएंगे और वो फर्टिलाइज कर लेंगे। एक होती है इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है जिससे कि नया ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में होती है। जो आपके जो आउट एक्सटर्नल होती है वो होती है जैसे कि फ्रॉग में होती है, वो नदी में छोड़ देता है और वैसे मिल जाते हैं और नया जीव बन जाता है, ठीक है। अब ये जो जैसे कि चाइल्ड बॉर्न होता है किसके थ्रू होता है? कॉन्ट्रैक्शन होगी जिससे कि क्या बन जाएगा? यूट्रस में होगी और कॉन्ट्रैक्शन होगी जिससे कि आपका न्यूबॉर्न बेबी निकल जाएगा। अब कुछ डिसीजेस जैसे ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है, स्पर्म एंड ओवम बन लेंगे, ये कोर्स के थ्रू मिलते हैं, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू मिलते हैं। बट अब सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, ट्रांसमिशन के थ्रू कुछ बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गोनोरिया, सिफिलिस। एंड वायरल होता है, वायरस के थ्रू होती है वो एड्स, जो कि होता है HIV वायरस से। अब देखो,
फर्टिलाइजेशन होगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, दोनों मिलके प्रॉब्लम्स होगी, या प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि बीमारी हो जाए, हो सकता है बेबी बॉर्न हो जाए। अगर किसी को बेबी नहीं चाहिए तो क्या करते हैं, अवॉइड कर दिया जाएगा प्रेगनेंसी को, किसके थ्रू, मेथड ऑफ ए कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें मेथड यूज़ किया जाएगा, फर्स्ट नेचुरल मेथड, आइडेंटिफाई द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मैकेनिकल मेथड जिसमें कि मेल के लिए कॉन्डम यूज़ करेगा, फीमेल का सर्विक का, एंड केमिकल मेथड पिल, सहेली, माला डी के एग्जाम्पल आ गए। फिर IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोसेस, जैसे कि लूप एंड कॉपर टी। सर्जिकल मेथड दो टाइप्स के आगे, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। मेल में वासा डिफरेंशिया का प्रोसेस आता है ना, वासा डिफरेंशिया को कट किया जाएगा तो होगा वेस्कोटॉमी, ठीक है, वासेक्टोमी बोला जाएगा। फीमेल में जो होगा कट किया जाएगा फैलोपियन ट्यूब को, एंड ट्यूबेक्टोमी। अगर पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ प्रोसेस होती है तो याद रखना फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, चीज़ें होगी। उसके बाद आता है आपका, जैसे कि आपको दिखते हो ना, एक करेक्टर पेरेंट्स का आ रहा है, कुछ करेक्टर मम्मी के आ रहे हैं, कुछ करेक्टर किसके आ रहे हैं। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, हेरिडिटी मटेरियल जो DNA में जीन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इसमें। तो इसके बारे में जो फर्स्ट टाइम जो बात हुई थी वो हुई थी मैंडल ने की थी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि कैसे पेरेंट्स के ग्रेड बच्चों में आते हैं, कैसे बच्चों के ग्रेड नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, ये प्रोसेस कैसे होता है, कैसे, जैसे कि हमारे दादा दादी के कुछ करेक्टर पेरेंट्स में नहीं आए, वो करेक्टर हम में आए, कैसे ये प्रोसेस होता है। तो ये सारा प्रोसेस है मैंडल ने बताया था। इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी पे इन्होंने 7 करेक्टर लिए, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉन कलर, राउंड व्रिंकल शेप, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट, ये चीज़ें ली उन्होंने। और फिर उसका करवाया क्रॉस, जैसे एक लिया ने TT, एक दूसरे लिए स्मॉल टी। फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल टी बना, मतलब कैपिटल T मतलब बोल सकते हो जो शो हो रहा है करेक्टर, डोमिनेट ट्रेड। दूसरा आ गया रिसेसिव ट्रेड। फर्स्ट जनरेशन में तो सब डोमिनेंट जो बड़ा था उसने शो किया, पर सेकंड जनरेशन में थोड़ा सा अलग हो गया। सेकंड जनरेशन में जो रिसेसिव ट्रेड था उसने भी खुद को शो किया। तो ये चीज़ इनहेरिटेंस ऑफ ए ट्रेड के बारे में किसने बताया था, मैंडलिंग ने। इन्होंने एक और लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब हर करेक्टर अपना खुद का शो करेगा, मतलब अपनी खुद की आइडेंटिटी शो करेगा। जैसे कि स्मॉल आर कैपिटल आर राउंड से, कैपिटल वाई आर ग्रीन से, कैपिटल आपका आ गया स्मॉल आर, मतलब इसको व्रिंकल कैपिटल वाई येलो से डिनोट किया। फर्स्ट जनरेशन में जो बना वो दोनों का मिक्सचर बना। पहले क्या लिया था, एक करेक्टर लिया था टॉल का, यहाँ पे राउंड भी लिया, कलर भी लिया, शेप भी ली एंड कलर भी लिया, और फिर जनरेशन करवाई गई। तो मिला उनको एक नया सीक्वेंस जो कि था राउंड येलो, मतलब एक का डोमिनेंट ट्रेड एंड दूसरे का डोमिनेंट ट्रेड मिलके जो शो हुआ वो बन गया राउंड येलो। तो जो फिनोटाइपिक रेशियो रही इसकी वो आती है 9:3:3:3:1, क्या रह जाएगी 9:3:3:1। और आपको पता है ये कौन करता है, जीन्स, DNA, क्रोमोसोम में जो मटेरियल होता है। अब ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन में होते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम, जिसमें कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम। अब लड़का होगा लड़की होगी किससे पता लगेगा, देखो मेल में होते हैं XY, फीमेल में होते हैं सारे XX, ठीक है। अगर XX मिल गया इट्स मीन क्या है, फीमेल। अगर XY है तो मतलब मेल, मतलब करेक्टर कि मेल होगा फीमेल, ये लड़की के उस क्रोमोसोम से नहीं डिपेंड करेगा, ये तो मेल पे डिपेंड करेगा। जैसे पहले होता था मिथ होता, लड़का हो गया लड़का चाहिए तो लड़की को दोष देते, तो लड़की का दोष नहीं होता था, लड़के का दोष होता था, ठीक है। इवोल्यूशन जो हो रहा है, इवोल्यूशन जैसे कि हेरिडिटी हो रहा है, हेरिडिटी से एक जनरेशन दूसरे जनरेशन चेंज आ रहे हैं, तो इसमें से अब स्मॉल चेंज हर जनरेशन में होगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन होगी ना, दो अलग अलग इंसानों के जब जीन्स मिलेंगे मॉडिफिकेशन होगी तो कुछ और भी ऐड होगा, तो वो आती है इवोल्यूशन। क्लियर हो गया। अब वेरिएशन जो पॉपुलेशन में होती है वो अलग अलग मेथड से होती है, करते हैं। जैसे कि अगर 3 केस आते हैं, एक केस में जैसे कि माना क्रो थे, क्रो को बैटल्स थी, ठीक है, बैटल्स का क्या कर दिया, बैटल्स को
वहाँ पे ग्रीन कलर की भी थी, रेड कलर की थी, बट क्रो को रेड कलर की बैटल दिखी, ग्रीन कलर की नहीं दिखी। तो क्रो ने क्या किया, रेड कलर की खा ली, फिर ग्रीन ही कलर की बची, ग्रीन की दिखी नहीं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रही, तो वो आ गया नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट केस आता है कि सेकंड जनरेशन की, रेड भी थी ग्रीन भी थी, बट फिर हुआ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में मर गई सारी रेड, तो बच गई ग्रीन, तो वो हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट केस जो आता है कि इस तरीके से पॉपुलेशन में वेरिएशन आती है, ठीक है, वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशन इस वजह से आती है। अब जो नेक्स्ट जो केस आता है वो आता है कि एक जनरेशन हुई, दूसरी जनरेशन में पानी फूड की कमी होगी, तो उसमें क्या होगा, उनको डिजीज होगी कि वो पतले हो गए, कमज़ोर हो गए, बट जैसे टाइम बीता फूड फिर से प्रॉपर अवेलेबल हो गया, तो वो फिर से ग्रो करने लगे, तो ये प्रोसेस आता है स्टारवेशन। ये तीन जो मेन चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन में वेरिएशन आती है। जैसे कि जैसे होता ना, डायनासोर खत्म ही हो गए, कुछ टाइम बाद सुनने होगा कि ये जनरेशन खत्म ही हो रही है, क्यों, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, जेनेटिक डिफरेंट की वजह से, और भी मेथड्स होते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। नेचुरल सिलेक्शन का जो मेथड था वो दिया था चार्ल्स डार्विन में 19th सेंचुरी में। कब दिया था, 19th सेंचुरी में। अब लाइफ की डेवलपमेंट हुई, लाइफ की डेवलपमेंट हुई तो किससे हुई, सिंपल ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बने। किसने बोला था ये बोला था जेबीएस हेलन ने। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अब देखो ना, कुछ टाइम बाद न्यू ही, जैसे पहले कुछ और होता था, अब डेवलपमेंट हो रही है, कुछ कुछ नई चीज़ें बन रही है, वो किसके बेसिस पे बन रही है, वो बन रही हैं जैसे न्यू स्पीसीज क्रिएट होगी, वो आती है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन जो आता है मेथड, वो क्रिएट होता है। देखो 3 मेथड किए थे ना हमने, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड स्टारवेशन। स्टारवेशन में जीन में चेंज नहीं हुआ, बट स्पेसिएशन इसलिए हुआ क्योंकि वो रेड वालों तो खत्म ही हो गए, रेड के साथ तो रिप्रोड्यूस ही नहीं किया, रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो न्यू जनरेशन कैसे बनेगी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन दोनों में सेम होता है, तो स्पेसिएशन दोनों की वजह से होगा। स्टारवेशन में जीन में चेंज नहीं हुआ है क्योंकि वो वैसे ही है, बीमारी की वजह से कुछ टाइम तक हुआ और फिर से नॉर्मल आ गया। क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट आता है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे पहले होते थे उनमें सिमिलर स्ट्रक्चर होता था, बट डिफरेंट जो आपका फंक्शन आ गया वो डिफरेंट होता है। मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर आ गया और फंक्शन डिफरेंट आ गया। एग्जाम्पल जिसे को बोला जाता है होमोलोगस ऑर्गन, जैसे कि विंग्स ऑफ ए बर्ड्स एंड इंसेक्ट, आर्म ऑफ ए अवर एंड फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स, ह्यूमंस, टिथ ऑफ ए एलिफेंट एंड टस्क। देखो दोनों का काम अलग अलग होता है ना, तो ये आ गया होमोलोगस, मतलब एक होम बट काम डिफरेंट, सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट वर्क। होता है ना, एक घर में अलग अलग लोग होते हैं ना, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, तो वैसा रख लो। फिर आता है आपका एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन वो हुए जो कि बेसिक डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, जैसे कि विंग्स ऑफ ए बर्ड एंड इंसेक्ट, ठीक है। अब आते हैं आपके फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब आप बोल सकते हो कि पुराने टाइम से, जैसे कि पिछले बोलते हैं डायनासोर रखे हैं, उनके हड्डियाँ रखी हैं, जिससे पता लगा कि ये इतने पुराने हैं, इतने पुराने हैं। तो फॉसिल जो होते हैं प्रिजर्व चीज़ें होती हैं, जिससे कि पता लगता है कि एंशियंट टाइम में ऐसा होता था। अब ये जो अब फॉसिल का कैसे लगेगा पता कि कितना पुराना है, फॉसिल का पता लगेगा बेस अपॉन द कि कितना नीचे वो दबा हुआ है, इसके बेसिस पे ये पता लगेगा। क्लियर हो गया। अब जैसे कि न्यू स्पीसीज बनी, किसकी वजह से बनी, जैसे कि वाइल्ड कैबेज थी, मतलब जो वाइल्ड कैबेज पाई जाती थी उसका अलग अलग पोर्शन लिया, अलग अलग पोर्शन को अलग अलग जगह पे वर्क करवाया, मतलब उसको ग्रो करवाया, तो वो न्यू स्पीसीज क्रिएट होगी। जैसे कि केल, रेड कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कोहरबी, तो इस टाइप की अलग अलग वेराइटी क्रिएट होगी। अब कॉमन, अब चिंपैंजीज और ह्यूमन बीइंग में बोलते हैं कुछ कुछ कैरेक्टर सिमिलर है, क्यों, क्योंकि उनके सेम एंसेस्टर थे। एंड जो अर्लियर ह्यूमन बीइंग है उसका नाम क्या है, वो आता है होमो सैपियन। क्या आ गया, होमो सैपियन। अब ऑर्गेनिज्म समझ आ गया, चीज़ें समझ आ गई। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये वैरायटी है, बहुत 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 ज़्यादा टाइप के हैं, तो इनको क्लासीफाई किया है अलग अलग वे से, तो उसे बोल दिया जाएगा डाइवर्सिटी की, मतलब लिविंग बींग्स, मतलब डाइवर्सिटी है यहाँ पे। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी फर्स्ट टाइम वो था एरिस्टोटल ने दिया था। ठीक है। अब जो इसका जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप था,
हेराइकी मतलब बहुत ज़्यादा स्टेप आए इसमें। तो क्या क्या चीज़ें उन्होंने ली जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। तो उन्होंने लिया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है, हमने किया था पहले। क्या है, सेल डू सेल सिंगली हैं, डबल हैं, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, वो लिया। ऑर्गेनिज्म फूड कैसा खाते हैं, बॉडी डिवीजन कैसी है, ये कुछ करैक्टर लिए जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी है ना, बहुत ज़्यादा टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनको इसकी वजह से डिफाइन किया। अब फर्स्ट जो अटैम्प्ट डिस्क्राइब जो आइडिया था वो इवोल्यूशन का, वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब हेराइकी ऑफ ए क्लासिफिकेशन किसने दी थी, जैसे कि फर्स्ट अर्नेस्ट हैकल ने, फिर रॉबर्ट विटकर ने, कार्ल रोज ने, इन सब ने बात की थी। पर सबसे ज़्यादा मानी गई किसकी, रॉबर्ट विक्टर ने। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल आ गया। अब क्लासिफिकेशन कैसी गई ऑर्गेनिज्म की, पहले किंगडम, फाइलम एनिमल में, डिवीजन प्लांट में, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन की गई। तो चलिए ये आ गया। अब देखेंगे किंगडम्स में मोनारा, प्रोटिस्टा, आपका आ गया फंचाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो उसमें हम सबसे पहले मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं। मोनेरा ये देखिए दिखने में कैसा है, बैक्टीरिया, जैसे कि एनेबिना इसका एग्जांपल आ गई। डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस, क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक आ गए सारे। सेल से सम हैव ए सेल वॉल, सम नॉट, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, अपना भोजन खुद भी बनाते हैं। अब आता है आपके फंजाई। फंजाई में आता है आपका हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, डेड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, और डेड डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सॉल्युबल फॉर्म को कन्वर्ट करके खुद खा जाते हैं। एंड पैरासिटिक होते हैं, मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे के अंदर रहते हैं और उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड दे हैव ए टफ कॉम्प्लेक्स होता है इसमें जो आउटर कवरिंग होती है, जिसे कि बोला जाता है चिटिन। ईस्ट मशरूम मोल्ड, ईस्ट को सकेरोमाइसस, एंड आपका आ गया मोल्ड को पेंसिलिन, इसका एग्जांपल आ गया। मशरूम है एगेरिकस, इसके एग्जांपल आ गए। अब जो फंजाई है ये रहती है मिक्स करके एल्गी के साथ, एल्गी का एग्जांपल आ गया इसका लाइकन। ठीक है, क्योंकि एल्गी क्या कराती है, इसको फूड प्रोवाइड करती है, और फंजाई प्रोवाइड करती है शेल्टर, तो ये दोनों मिलके रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इसको बोला जाता है। अब आती है प्लांट की क्लासिफिकेशन। प्लांट की क्लासिफिकेशन की गई है मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, सेल वॉल, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्लोरोफिल होती है इनमें क्योंकि अपना भोजन खुद बनाते हैं। 2 टाइप्स में इसको बांटा गया है। फर्स्ट, डू नॉट हैव ए डिफरेंशिएटेड पार्ट, दूसरे में डिफरेंशिएटेड पार्ट। जिसमें डिफरेंशिएटेड पार्ट नहीं है वो आता है थैलोफाइटा, और जिसमें डिफरेंशिएशन पार्ट होते हैं उनमें आता है, एक आते हैं विदाउट वेस्कुलर सिस्टम, एक आते हैं वेस्कुलर सिस्टम। एंड फिर आगे जिसमें विदाउट वेस्कुलर सिस्टम वो आता है ब्रायोफाइटा, डू नॉट हैव ए सीड। एंड एक आता है वेस्कुलर सिस्टम जो कि जिसे बोला जाता है प्रोड्यूस सीड। एक आते हैं बियर नेक सीड, दूसरे आते हैं बियर इन सीड इनसाइड, मतलब सीड एक के बाहर दिखते हैं दूसरे के अंदर दिखते हैं। जिसके बाहर सीड दिखते हैं उसे जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म 2 पार्ट्स में आता है। फर्स्ट आता है डाइकॉट, मतलब 2 कॉटिलीडन। फर्स्ट सेकंड आता है एक कॉटिलीडन, जैसे कि आपको एग्जांपल पता होगी, खुद सोचिए। अब देखिए ये चैप्टर हमने डिटेल में जब हमने चैप्टर किया था तब डिस्कस किया था, यहाँ पे हम शॉर्ट में हर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट आता है आपका थैलोफाइटा, जिसमें कि डिफ्रेंशिएशन नहीं है। एग्जाम्पल इसके आगे एल्गी, एक्वाटिक होते हैं, यूलोथ्रेक्स, क्लेडोमोनास, वल्वा, कारा, इसके एग्जाम्पल हो गए। देखिएगा पिक्चर में देख सकते हो इसके एग्जाम्पल। फिर आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस भी बोलते हैं क्योंकि ये लैंड में भी रहते हैं एंड पानी में भी रहते हैं, और इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, नो स्पेशलाइजेशन टिश्यू होता है इसमें कंडक्ट टू वाटर। मॉस, फिनेरिया, मार्केंशिया, इसके एग्जाम्पल आ गए। ठीक है, यहाँ पिक्चर में देख सकते हो रिका, मार्केंशिया, फिनेरिया कैसे दिखते हैं। फिर आता है पोटैटोफाइटा। पोटैटोफाइटा में क्या होता है, रूट स्टेम लीफ डिफ्रेंशिएशन होती है। स्पेशल टिश्यू होते हैं कंडक्ट करने में, इसके किस चीज़ को कंडक्ट करने में, वाटर को कंडक्ट करने में। एग्जाम्पल मार्सेला फर्न, इसके एग्जाम्पल आ गए। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, 3 ग्रुप, वेरी इनकॉन्शियस इज कॉल्ड ए क्रिप्टोगेम्स, मतलब हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। एंड वेल डिफाइंड जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट होता है वो आते हैं आपके फेनेरोगेम्स, जो कि बांटे गए हैं एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हमने किया था नेक्ड सीड, मतलब एवरग्रीन होते हैं। हमने चील देखी है ना, चील इसके एग्जाम्पल आ गए। ठीक है, आपके एग्जाम्पल जो आगे पाइनस, च्यूडर, इसके एग्जाम्पल आते हैं।
फिर नेक्स्ट आता है आपका एंजियोस्पर्म, जिसमें कि कवर सीड होते हैं। कैसे होते हैं? कवर शीड। और जैसे कि आप एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसकी, तो जैसे कि प्लांट्स, मैंगो का देख लो, आलमंड का देख लो, किसी का भी देख लो। ओवरी इसमें डेवलप होकर फ्रूट बनती है एंड ओव्यूल डेवलप करके सीड बनते हैं। इसमें कॉटिलिडन के बेसिस पे दो पार्ट्स में आता है। मोनोकॉट मतलब सिंगल कॉटिलिडन, डाइकॉट मतलब दो कॉटिलिडन जुड़े हुए हैं। ये आगे प्लांट की क्लासिफिकेशन 4 हो गए ना विटकर के मुताबिक। अब आते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया में ऑर्गेनिज्म सेल डू नॉट, सेल बॉल नहीं होती, हमने प्लांट में सेल बॉल पढ़ी थी। फिर आता है पॉरीफ्रा। पॉरीफ्रा में होते हैं होल्स होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। बस आपको ये याद रखना है, होल्स पोर होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं। एग्जाम्पल यूप्लैक्टेला, साइकॉन एंड स्पॉन्जिला। फिर आता है कॉलेंट्रेटा। कॉलेंट्रेटा में क्या होता है? बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन होता है, 2 लेयर होता है, आउटर एंड इनर। सम स्पीसीज कॉलोनी बनी होती है, सॉलिटरी में रहते हैं कुछ, जैसे कि जेली फिश, हाइड्रा। हाइड्रा को आपको पता है ना कैसे ग्रो करता है? ये बर्ड के थ्रू ग्रो करता है। सी एनोमेला इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आती है आपकी प्लाटी हेलमेंथीज। प्लाट मतलब फ्लेट, फ्लेट की तरह। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड इसके डॉर्सोवेंट्रल होते हैं, फ्लैट हमने कर लिया। फ्लैटवर्म 2 फ्री जो लिविंग होती हैं, एग्जाम्पल पनेरिया एंड पैरासिटिक लीवर फ्लग। जो ये होते हैं ये ह्यूमन बींग के अंदर जैसे कि पैरासिटिक के रूप में भी रहते हैं। जैसे कि टेपवर्म ये रहता है अंदर और ये कॉज करता है बीमारी, ठीक है। फिर आती है आपकी निमेटोडा। निमेटोडा मतलब बाइलेटरल सिमेट्री। सिलिंड्रिकल होते हैं, फ्लैट होते हैं, नो रियल ऑर्गन होते हैं, शॉर्ट बॉडी होती है एंड पैरासिटिक वॉर्म। फ्लेरिया वॉर्म कॉज करेगा एलिफेंटियसिस, ठीक है, जिसमें क्या होता है जैसे कि एक टांग सेल कर जाती है, इस बोल सकते हो, ठीक है। वॉर्म इनसाइड होते हैं, राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म। आपका आ जाता है एस्कैरीज एंड वाउचेरिया, इसके एग्जाम्पल आ गए, ठीक है। एस्कैरीज क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द लॉन्ग। फीमेल लॉन्ग होती है बट मेल शॉर्ट एंड इरेक्ट होती है, जैसे कि इसका पूंछ मुड़ी हुई है। फिर आता है वाउचेरिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनेलिडा। एनेलिडा में होती है बायलेटरल सिमेट्री, मतलब दो भागों में बांट सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 लेयर के होते हैं। ट्रू बॉडी होती है, डिफरेंशिएशन होती है, सेगमेंटेशन होता है, वेरियस हैबिटेट होती है, फ्रेश वाटर में भी, मैरान में, लैंड में भी। नारिस अर्थवॉर्म आपका इसके एग्जाम्पल आ गया। देखो देखो अर्थवॉर्म तो सबने देखी, लीच भी देखी, खून चूसती है ये। नारिस, नारिस मैंने भी नहीं देखी है, किसने देखी होगी तो बताना। फिर आते हैं आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट एनिमल। इंसेक्ट जो है वो सारे इसमें होते हैं। आर्थ्रोपोडा मतलब ज्वाइंट अपेंडिस, इसका एग्जाम्पल जिस बोला जाता है ज्वाइंट अपेंडिस होती हैं। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एंड एग्जाम्पल देख लो प्रॉन, जिसको झींगा बोलते हैं, खाते हैं। स्कॉर्पियन, एरेनिया, स्पाइडर। फिर आपका कॉकरोच, आपका सेंटीपीडा, फिर आपका बटरफ्लाई, ये सारे इंसेक्ट होते हैं। लार्जेस्ट क्लास आती है। जब हमने ये क्लास ली थी ना, जब ये चैप्टर किया था, तो हमने पूरा डिटेल में अच्छे से रियल लाइफ में कैसे एग्जाम्पल हैं वो कर लिए थे। इस चैप्टर को पक्का क्वेश्चंस आते ही हैं मैक्सिमम टाइम, तो कर लीजिएगा। फिर आता है मोलस्का। मोलस्का में बायलेटरल सिमेट्री होती है, 2 पार्ट में बांट सकते हैं। लिटल सेगमेंटेशन होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। किडनी लाइक ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। एग्जाम्पल देखो चिटॉन, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेविल फिश। पाइला, यूनियो। देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, असली में ज़्यादा प्यारे भी नहीं होते, थोड़े से डेंजरस होते हैं। ऑक्टोपस तो खतरनाक होता है, मुझे तो ये पसंद ही नहीं है, ठीक है, शायद किसी किसी को पसंद हो, पता नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनो मतलब हेडहॉग, मतलब डर्म मीन स्किन, इसकी स्पाइनी स्किन होगी। फ्री लिविंग मैराइन होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पिकुलर वाटर होते हैं। स्केलेटन मेड होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। एग्जाम्पल देखिए इसके, एंटीडॉन, ठीक है, ये आ गया हेल्थीरिया, फिर आ गया आपका इकाइनस, फिर आ गया एस्टीरिया, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। पिक्चर्स मैंने इसलिए ड्रॉ की हैं ताकि आपको चीज़ें देखेंगे ना तो याद रहती हैं। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल से भी आता है। फिर आता है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में बायलेटरल सिमेट्री होती है, नोटोकॉर्ड होती है, लॉन्ग होती है, फ्रेशली मूवमेंट होती है, मराइन होते हैं एंड एग्जाम्पल जैसे कि ब्लैंथोग्लॉसिस आप पिक्चर में भी देखते हैं, हर्डमानिया एंड आपका एम्फिऑक्सिस।
अब लास्ट जो इसका 10th पार्ट आता है वो आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में 2 वर्टिबल कॉलम होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कोलोमिक होते हैं, डॉर्सल नर्वस कॉर्ड होती है, पेयर ऑफ ए गिल पॉचेस। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविस एंड मैमल्स। सबसे पहले आता है आपका साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में आती है आपकी जैसे जॉलस वर्टिब्रेटा है, इलोंगेटेड इलाइक बॉडी होती है, सर्कुलर माउथ है, स्केल लेस है, देखो स्केल नहीं दिख रहे ना, और एक्टोपैरासाइट होता है, और क्या होते हैं पेट्रोमाइजोन एंड मैरिक्स इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आती है पाइसिस। फिशिस में जो आती हैं वो आती है पाइसिस में, स्किन कवर्ड होती हैं, स्केल्स होती हैं, ऑक्सीजन टेक थ्रू गिल्स, स्ट्रीमलाइन मूवमेंट होती है, 2 चैम्बर हार्ट। हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा यहाँ का, समझ लीजिए। हार्ट में हमने किया था ना, तो 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। 2 टाइप्स की आती है, एक आती है कार्टिलेज, एक आती है बोनी फिशेस। कार्टिलेज मतलब जो कि कार्टिलेज से ही बनी है, जैसे कि आपका आ गया स्कॉलिडॉन, आपका इलेक्ट्रिक रे आ गया, आपका मेडिटेरेनियन फिश आ गया। दूसरी आती है आपकी स्केलेटन, सी हॉरस, हिपोकैम्पस, लेबियोरोहिता, फ्लाइंग फिश, एनाबीना। लेबियोरोहिता देखो ये दिख रहा है ना पिक्चर्स में देख लीजिए क्लियरली। और फिर आते हैं एम्फीबियंस। 3 चैम्बर हार्ट होता है, रेस्पिरेशन गिल्स एंड लंग से होती है, लैंड और वाटर में दोनों में रहते हैं, जैसे सैलमेंडर, टूल, राना टिग्रेना, जो कि ये तो कॉमन पाया जाता है, हाइला, ट्री फ्रॉग। फिर आते हैं रेप्टाइल्स, मतलब रेंगने वाली चीज़ें सारी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि जो टेम्परेचर चेंज नहीं करते अपना, ठीक है, मतलब टेम्परेचर, जैसे कि वार्म ब्लडेड जो आगे वो टेम्परेचर चेंज नहीं करते, एंड कोल्ड ब्लडेड जो आते हैं वो टेम्परेचर चेंज करते हैं डिपेंड ऑन द जो बाहर का एटमॉस्फेयर हो। 3 चैम्बर हार्ट होते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे कि टर्टल, यूरेमिया, फ्लाइंग फिश, एंड आपके आगे हाउस बॉल लिजार्ड, एंड आप एक देख सकते हो जैसे स्नेक। ठीक है, आजकल स्नेक से बच के रहो, बहुत गर्मी है। फिर आता है एवीज। आपको पता है ना स्नेक अफेक्ट कहाँ करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में अफेक्ट करते हैं। एवीज, एवीज में सारे बर्ड्स आ गए, बर्ड्स में वार्म ब्लडेड हो गए, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं करते गए। 4 चैम्बर हार्ट होता है, एग लेते हैं, फीदर्स होते हैं, ब्रीथ लंग के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, स्पैरो, मेल टैफ्टेड डक्ट, ये इसकी एग्जाम्पल आ गए। फिर आता है मैमल, जिसमें कि आते हैं ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप याद रखना, वेल क्या आती है, मैमल्स में आती है, वेल फिशेस में नहीं आती, तो ये क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है। वार्म ब्लडेड, 4 चैम्बर हार्ट, मेमरी ग्लैंड होते हैं टू प्रोड्यूस मिल्क, स्किन हैव हेयर्स, स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड होते हैं, एंड क्या होता है सम प्लाटिव क्या होते हैं इसमें, प्रोड्यूस लिव यंग वंस देते हैं, कुछ अंडे भी देते हैं, सब आते हैं इसमें। ठीक है, लाइक कंगारू जो बर्थ देता है बट पुअरली डेवलप होता है यंग वंस, तो वो उसको पॉकेट से बनी होती है उसमें रखता है। एग्जाम्पल ह्यूमन, कैट, डॉग, रैट, बैट, व्हेल। क्लियर हो गया। अब ये जो नाम दिए गए एम्फीबियंस, रैप्टाइल्स, ये नाम दिए गए, क्लासिफिकेशन की गई, बट एक डाउट रहा कि जब जैसे कि क्लासिफिकेशन की गई तो हर जगह अलग अलग नाम से बोलने लगे लोग। जैसे कि यहाँ पे आप देख लेना कुछ और बोलते होंगे, 5 किलोमीटर आगे जाओगे तो कुछ और बोलते होंगे, तो फिर साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इन्होंने एक साइंटिस्ट इन्होंने नाम निकाला कि ये नाम सब जगह चलेगा, जिससे को बोला गया आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने। एक नाम होगा उसमें जेनेरिक, दूसरा होगा स्पेसिफिक नेम। जो जीनस होगा वो कैपिटल लेटर होगा उसका, और स्पीसीज होगा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, इटैलिक में लिखा जाएगा। ठीक है, जब रिटर्न लिखा जाएगा ये, तो जीनस नेम एंड स्पीसीज नेम हैव ए अंडरलाइन सेपरेटली, इकट्ठे सेपरेट नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये क्लासिफिकेशन की गई है एनिमल्स की। फर्स्ट सेलुलर लेवल पॉरीफ्रा, टिश्यू लेवल पे कोलेंट्रेटा, न्यूमेटोडा एंड कोलोमेट में आ गया आपका एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। दूसरे आ गया आपका एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा में प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा में साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, रेप्टाइल्स, एवीज, एंड आपके मैमल्स आ गए। ठीक है, तो चलिए अब ये लोग तो बन गई, इनको न्यूट्रिशन मिल गई, सब कुछ मिल गया, मतलब
डाइवर्सिटी मिल गई, अब फूड कहाँ से लेते होंगे? अब फूड जो न्यूट्रिशन लेते हैं इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, डिपेंड अपॉन द फूड कहाँ से लेते हैं, किस टाइप से लेते हैं। एक आते हैं ऑटोट्रॉपिक, हिट्रोट्रॉपिक, सप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक। ऑटोट्रॉपिक अपना भोजन खुद बनाते हैं, डिस्कस कर लिया ना हमने पहले भी। हिट्रोट्रॉपिक मतलब अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। सेप्रोट्रॉपिक डिपेंड तो किसी और पे रहते हैं बट डेड डिकेइंग चीज़ें खाते हैं। पैरासिटिक जो कि किसी और के अंदर रह के उसको ही खाते हैं, ठीक है ना। अंदर का वो क्या बोल सकते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा कोटेशन, कि अंदर का ही अंदर को खाता है। कसकटा जैसे और चीट जैसे एग्जाम्पल जो कि किसी और से रहते हैं और वहीं पे खा लेते हैं। एग्जाम्पल डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट किया एंड ग्लूकोज बन गया एंड ऑक्सीजन निकल गई। क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में ये होता है, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कोई प्लांट्स इंसेक्ट भी खाते हैं, यस, इंसेक्टिवोरस बोला जाता है। पिक्चर प्लांट इसके एग्जाम्पल आए। फिर आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ऑलरेडी हमने किया हुआ है कि कैसे रहते हैं दो चीज़ें मिलके। प्लांट को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, पार्ट्स मतलब कैटेगराइज किया गया है प्लांट्स को। हर्ब, श्रब्स, ट्री। हर्ब्स मतलब इतने सॉफ्ट कि जमीन पे ही होते हैं, राइस, व्हीट, मेज, सनफ्लावर। श्रब्स थोड़े से लॉन्ग होते हैं, ब्रांचेस नीचे से स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि लामन, आपका जैस्मीन, नीरम आ गया। ट्री मतलब लॉन्ग, मैंगो आ गया, नीम आ गया, कोकोनट आ गया। फिर आता है आपके पास क्लिम्बर। क्लिम्बर जिनकी वीक स्टैम होती है, आपने देखा होगा आगे पीछे, खुद स्टैंड नहीं कर सकते, उन्हें स्टैंड करने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए होती है। पेड़ की चाहिए होती है, जैसे कि कई लकड़ी की सपोर्ट देते हैं, कोई कैसे देते हैं, उन्हें चाहिए होती है। पी, ग्रेप्स, वाइन, मैंगो प्लांट, मनी प्लांट, सॉरी मैंगो प्लांट नहीं, मनी प्लांट्स। मैंगो तो ट्री आ गया ना, उसको तो सपोर्ट नहीं चाहिए होती, वो तो स्ट्रॉन्ग होता है। फिर आता है क्रीपर, जो जमीन पे ही करते हैं, क्योंकि सोचो क्रीपर, पंपकिन, पंपकिन अगर पेड़ पे चढ़ा दिया तो वो बेल जो होगी उसकी वो सहन ही नहीं कर पाएगी उसके वजन को, तो तब भारी होता है। क्रीपर मतलब जमीन पे ही लेटे हुए हैं, ठीक है। अब लीफ को बोला जाता है फूल फैक्ट्री, क्योंकि वो सनलाइट को ट्रैप करके भोजन बनाता है। तो लीफ में विनेशन होती है, विनेशन मतलब लीफ में डिज़ाइन कैसा है, देखो ना बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन बने होते हैं। तो वो आता है एक रेटिकुलर, एक आता है पैरेलल। रेटिकुलर मतलब अलग टाइप का और पैरेलल मतलब सीधा सीधा। रेटिकुलर का एग्जाम्पल आगे मैंगो, पीपल, ठीक है, एरोज। एंड पैरेलल विनेशन के बनाना, ग्रास, बैम्बू, इसके सीधी सीधी, देखो ना पिक्चर में देख रहे हो, सीधी सीधी, और रेटिकुलर में ऐसी। अब रूट भी डिवाइडेड होती हैं दो टाइप्स के, एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस। टैप रूट का मतलब एक बेस है और यहीं से एक मेन रूट है, उससे जनरेट हो रही है और रूट। कैरेट, रेडिश, टर्निप, शुगर बीट, बीन्स के एग्जाम्पल है। फाइब्रस रूट आती है आपकी, डो नॉट हैव ए मेन रूट, इसमें मेन रूट नहीं होती, सारी एक बराबर होती हैं। एग्जाम्पल राइस, व्हीट, बार्ले, सरगम, मिलेट। फाइब्रस रूट जिसकी होती है उसकी क्या होती है, पैरेलल वेनेशन मैक्सिमम टाइम। एंड जो रेटिकुलर होती हैं उसकी होती हैं, टैप रूट की होती हैं रेटिकुलर वेनेशन। अब ये तो पता चल गया प्लांट। तो प्लांट को ग्रो किया जाता है लार्ज स्केल पे, मतलब एक टाइप के प्लांट को, उससे बोला जाता है क्रॉप। क्रॉप दो टाइप्स के ग्रो में बांटा गया है, एक आती है रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप जो कि विंटर में लेती है, क्योंकि इसको विंटर चाहिए होता है, अक्टूबर एंड मार्च। और कौन सी लगती हैं, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, मलयाइन सी। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कौन सी क्रॉप रबी क्रॉप है। खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप लगती है रेनी सीजन में, क्योंकि इनको पानी ज़्यादा चाहिए होते हैं। ऑयली जो चीज़ें होती हैं जिनसे ऑयल निकलता है ना, वो सारी मैक्सिमम रेनी सीजन में लगती हैं, जैसे कि शुगर केन, कॉटन, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। अब प्लांट्स को प्रोवाइड करवाने के लिए न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो उसे दिया जाता है मैन्योर। मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डेड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल से मिलकर बनाता है। फर्टिलाइजर करवाए जाते हैं प्रोवाइड, जो कि आपको मिलते हैं फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। अब प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, साइड में चीज़ें भी उग जाती हैं, उससे किसके कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि वीड्स, अनवांटेड प्लांट जोड़ गए उनको बोला जाएगा वीड। वीड को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है वीडीसाइड। अब देखिए क्रॉप लग गई, क्रॉप को उसके बाद प्रोसेस के बाद आता है हार्वेस्टिंग, कटिंग द क्रॉप, थ्रेशिंग मतलब ग्रेन से अलग करना काफ को, विनोइंग मतलब जो स्मॉल स्केल पे लोग होते हैं वो साफ करते हैं ग्रेन को, विनोइंग मेथड से हवा दी जाती है और वो उसको प्रोवाइड करवाते हैं। फूड हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी नहीं प्रोवाइड करवाएगा तो जो इतना प्रोसेस किया ना हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कुछ वो नहीं होगा। तो मेन कंपोनेंट जो आते हैं वो आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। फूड में इनमें से कौन सा प्रेजेंट है कौन सा नहीं, उसके लिए टेस्ट होते हैं, जैसे कि
कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च होता है जो कि रिच एनर्जी देता है, वो आयोडीन टेस्ट से चेक किया जाता है। अगर ब्लू एंड ब्लैक कलर हुआ इट्स में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। प्रोटीन टेस्ट के लिए आपको किया जाता है 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट 10 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वॉयलेट कलर देगा। अगर वॉयलेट कलर दे दिया इट्स मीन प्रोटीन इज प्रेजेंट। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड। अब देखिए, अगर जैसे कि मिनरल्स मिल गए, फैट हो गया, ये सब कुछ, अगर विटामिन नहीं होंगे प्रॉपर तो बीमारियां हो जाती हैं। देखिए विटामिन को पहले तो देखिए बांटा गया है 2 पार्ट्स में, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल ADEK, वाटर सॉल्युबल B and C, बस आप 2 याद रखो, वाटर सॉल्युबल B and C। अब अगर ये विटामिन चाहिए बेशक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आते हैं, बट अगर ये नहीं होंगे तो बीमारी कॉज होती है। तो देखते हैं कौन कौन सी होती है। अगर विटामिन ए जिसमें कि रेटिनॉल प्रेजेंट होता है, अगर ये कमी हो जाए तो लॉस ऑफ विजन, मतलब हो सकता है पर्सन को दिखे ही ना। देखो आईज ना होंगी तो सोचो कितना बुरा हो सकता है। सो यू आर ग्रेटफुल कि आपकी आईज हैं, सो अप्रिशिएट जो आपके पास है। तो विटामिन बी आता है थायमीन, बेरी नामक रोग होता है, वीक हो जाती है मसल। विटामिन सी स्कर्वी हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है गम्स की। विटामिन डी से होती है रिकेटस, बोन्स सॉफ्ट पड़ जाती है। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम में होता है टूथ एंड बोन्स एंड टूथ बने होते हैं, वीक बोन्स होती हैं, टूथ डिकेइंग होता है। आयोडीन की गोटर्स हमने किया था, क्योंकि इससे क्या होता है जो थायरॉयड ग्लैंड था, थायरॉक्सिन सिक्रेट नहीं होता, बैलेंस नहीं बनता। फिर आता है आयरन की कमी से होता है एनीमिया, मतलब ब्लड की प्रॉब्लम है। अब ये तो आ गई विटामिन की कमी से, बट अगर कुछ जैसे कि हमने पैरासिटिक हमने क्लासिफिकेशन की, उसमें से कुछ चीज़ें अगर हमारे अंदर चली जाएं तो हमें हो जाती है प्रॉब्लम। अगर वायरस ह्यूमन अंदर के चला जाए तो वायरस अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कॉमन कोल्ड वायरस के थ्रू होता है, इन्फ्लुएंजा, कफ, चिकन पॉक्स, एड्स, पोलियो, साग, येलो फीवर, रैबीज, हर्ब्स, मम्स, ये किससे कॉज होती हैं? ये कॉज होती हैं वायरस से। अब आती है बैक्टीरियल डिसीजेस, जो कि हमने किया था ना, बैक्टीरिया मोनेरा, बैक्टीरिया से जो प्रॉब्लम होती हैं, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेगियो, सिफिलिन, टाइफॉइड, एंथ्रैक्स, जो वूल इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, लेप्रोक्सी एंड डिप्थेरिया, ये प्रॉब्लम होती हैं बैक्टीरिया से। याद रखना दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको। डिसीज होती है प्रोटोजोआ से, जैसे कि आपकी डायसेंट्री, मलेरिया, जियार्डिया, ठीक है। अब बैक्टीरिया, अब हमेशा हर बैक्टीरिया खराब ही नहीं होता, कुछ अच्छे भी होते हैं। लोग भी तो ना सारे बुरे थोड़े ना होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो जो बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो कि कर्ड में बनने में हेल्प करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे एल्कोहल, जो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। और जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन की जाएगी शुगर इनटू अल्कोहल, प्रोसेस को बोला जाएगा फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन करके क्या होता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। लुईस पास्चर ने इसकी बताया था और उन्होंने अल्कोहल बनाया था। कितने में बनाया था? 1857। लुईस पास्चर ने एक और चीज़ हुई थी, पास्चुरेशन की बात की थी, कि कोल्ड एंड हॉट ट्रीटमेंट देके किसी चीज़ को क्योर किया जाता है। ये चीज़ भी किसने बोली थी? लुईस पास्चर ने बोली थी। अब नेक्स्ट जो आता है मेडिसिन जो किल करेगा ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसे बोला जाता है एंटीबायोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, इसके एग्जाम्पल आगे जो कि क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। पेंसिलिन एक मेडिसिन थी, वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर 1929 में। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, अब डिसीज होती है ह्यूमन बींग को, तो हमारी बॉडी रिलीज करती है उसे फाइट करने के लिए, तो वो करती है सिक्रेट एंटीबॉडीज। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन एडवर्ड जानर ने डिस्कवर की थी। एंड एंथ्रेक्स डिसीज जो वूल इंडस्ट्री में होती है, बैक्टीरियम की जो डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट कोच ने। मलेरिया जो कि क्या करता है? मल्टीपल फीजन, वो किससे कॉज होता है? एनाफिलम मॉस्किटो से। डेंगू कॉज होता है एडी मॉस्किटो से। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। आपको पता है ना नाइट्रोजन कितने अमाउंट में हमारे चारों ओर प्रेजेंट होती है, उस नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में बैक्टीरिया राइजोपस जो हेल्प करता है। ठीक है, राइजोपस प्रोसेस हम पास्चुरेशन हमने कर लिया। कम्युनिकेबल डिसीजेस जो कि एयर से, वाटर से, फूड से, कॉन्टैक्ट से होती हैं। अब ये डिसीजेस की वजह से हमारे फूड जैसे वायरस, बैक्टीरिया लग गए फूड में तो खराब होती हैं चीज़ें, तो उसको प्रिजर्व किया जाता है। कैसे किया जाता है? सोडियम बेंजोएट से प्रिजर्व, मतलब ये चीज़ें डाली जाएँ तो चीज़ें खराब नहीं होंगी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, सोडियम मेटासल्फाइड, कॉमन सॉल्ट, ऑयल एंड विनेगर, कोल्ड एंड हॉट ट्रीटमेंट, किसने दिया था? पास्चुरेशन ने दिया था ये कंसेप्ट। तो ये यूज़ किया जाता है।
तो ये तो आ गया पूरा कंसेप्ट आपका। अब हम कुछ जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि जॉइंट्स करते हैं चीज़ें आपको। कौन कौन चीज़ें जॉइंट्स करते हैं? जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है शोल्डर में, मूवमेंट में हेल्प करता है। पिवोटल जॉइंट प्रेजेंट इन नेक एंड हेड। हिंज जॉइंट जो अप एंड डाउन मूवमेंट में हेल्प करता है, जैसे नी, एंकल, एल्बो में होता है। फिर आता है आपका फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट जैसे कि आपकी जॉ में प्रेजेंट होता है, फिक्स है ना, ये थोड़ा ना मूव कर रहा है, तो फिक्स जॉइंट होता है। तो ये जॉइंट्स हो गए। तो ये आ गई आपकी पूरी बायोलॉजी। अगर इसको एक दो बार देख लेते हो ना आप, गारंटी कि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और बात, अगर आपको 500 क्वेश्चन की सीरीज़ चाहिए तो आप बता दीजिएगा, टेट से पहले आपको मिल जाएगी वो 500 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा ही आते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट के चाहिए। केमिस्ट्री के तैयार किए जा रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा। आपको प्रॉपरली पूरे बायोलॉजी के चाहिए तो बायोलॉजी के भी बता दीजिएगा। वैसे तो हमने पूरा कंसेप्ट यहाँ पे कर लिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 10th लेवल का तो +1 +2 के कुछ कंसेप्ट आपको करने हैं तो वो भी बता दीजिएगा, वो भी आपके लिए तैयार करा दीजिएगा। सो अब क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको लिए बेनिफिट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगी ये प्रॉपर चीज़ें करने के लिए। क्योंकि मैं ये सीरीज़ मैंने इसलिए बनाई है ओवरव्यू, ताकि आपको रिवाइज़ करने में इजी हो जाए चीज़ें और आपको हर चीज़ समझ आ जाए। रिवाइज आप थोड़ा कीजिए, पर जो कीजिए उसको रिवाइज़ ज़रूर कीजिए, और वो आपका टिप टॉप होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये सीरीज़ तैयार की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।